हेलो एवरीवन। आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी की। आपके पास इंडिया का मैप मैंने डिस्प्ले किया हुआ है। देखिए, इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत करने से पहले मैं दो तीन चीज़ें आपको बता दूं। इस मैप को पहले थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे समझनी है, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पर अगर आप देखें तो इंडिया का नदर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ये चारों पॉइंट आप लोगों को पहले तो समझने हैं। तो इसको समझने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत वर्ल्ड ज्योग्राफी में लेके चलूं। अगर आपको याद आ रहा हो, हम लोगों ने एक ग्लोब बनाया था और मैंने बताया था ये इक्वेटर है। इक्वेटर का काम है पूरे ग्लोब को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर देना। और मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ में 90 लाइंस चलती हैं जो एक एक डिग्री के डिस्टेंस पर होती है। इक्वेटर है 0 डिग्री, तो 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, अप टिल 90 डिग्री नॉर्थ। 90 लाइन चलती है इक्वेटर के नॉर्थ में एक एक डिग्री के डिस्टेंस में। उसी तरीके से 90 लाइन चलती है इक्वेटर के साउथ में एक एक डिग्री के डिस्टेंस पे, 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, अप टिल 90 डिग्री साउथ। और अगर इंडिया की लोकेशन हम लोग देखें तो मैंने आपको यह भी बताया था कि ये जो लाइंस हॉरिजॉन्टल चल रही है इसको लैटिट्यूड कहते हैं, और लैटिट्यूड का काम पूरे ग्लोब को नॉर्थ और साउथ में ही डिवाइड करना है। अब इंडिया की पोजीशन देख लेते हैं। अगर इंडिया को बहुत ध्यान से देखा जाए तो इंडिया इक्वेटर के तो ऊपर ही आता है, मतलब पूरा इंडिया नॉर्थ में आता है। इसका मतलब इंडिया का नदर्न मोस्ट पॉइंट और इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट, इंडिया का नॉर्थ और इंडिया का साउथ, ये दोनों ही पॉइंट इक्वेटर के नॉर्थ में आएंगे। भाई हम लोग पूरी तरीके से इक्वेटर के नॉर्थ में आते हैं ना। अगर हम देखें तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया का नदर्न मोस्ट पॉइंट और इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट, दोनों ही पॉइंट इंडिया के इक्वेटर के नॉर्थ में आ रहे हैं। इतना समझ में आता है जी। कहने के लिए ये हम लोगों का सदर्न मोस्ट पॉइंट हो गया, बट जो भी इसकी वैल्यू होगी वो नॉर्थ में ही लिखी जाएगी, क्योंकि लैटिट्यूड का काम है केवल नॉर्थ और साउथ बताना। किसी भी कंट्री के नॉर्थ और साउथ को बताते समय आप लोग लैटिट्यूड का इस्तेमाल करते हैं। और सिमिलरली हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्लोब में जो वर्टिकल लाइन चलती है इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, जो कि ग्लोब को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करती है। कुछ लॉन्गिट्यूड ईस्ट की तरफ चलती है जो टोटल में 180 है, और मैंने बताया था कि 180 लाइंस एक एक डिग्री के डिस्टेंस पर आगे बढ़ती है। और उसी तरीके से इस 0 डिग्री जिसको हम लोगों ने प्राइम मेरिडियन पढ़ा था, प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में भी 180 लाइन चलती है जो एक एक डिग्री के डिस्टेंस पर आगे बढ़ती है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है, मतलब हम पूरी तरीके से ईस्ट में है, हम पूरी तरीके से इक्वेटर के नॉर्थ में है। तो इंडिया कौन से पोर्शन में हुआ? इंडिया ग्लोब के नॉर्थ ईस्ट में हुआ। अगर हम लोग ग्लोब के 4 हिस्से कर दें तो ये वो वाला पार्ट है जहां पर इंडिया है। मतलब क्या? इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट और इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ये दोनों ही पॉइंट प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में आ रहे हैं। किसी भी कंट्री का ईस्ट और वेस्ट बताते समय आप लोग लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल करते हैं। दो चीज यहां पर मेरे साथ एक बार मेंशन कर लेना, अगर कंफ्यूजन हो। मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो लैटिट्यूड्स का या लैटिट्यूड का इस्तेमाल आप केवल नॉर्थ और साउथ बताने में करते हैं, और लॉन्गिट्यूड्स का इस्तेमाल आप किसी भी कंट्री का ईस्ट और वेस्ट को बताने में करते हैं। अब मैं दोबारा से इंडिया की तरफ चल रहा हूं। मैंने क्या बोला? इंडिया का जो ये नदर्न मोस्ट पॉइंट है ये इक्वेटर के नॉर्थ में है, सॉरी ये जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है ये भी इक्वेटर के नॉर्थ में है। जो इंडिया का नदर्न मोस्ट पॉइंट है ये वाला पॉइंट तो क्या इक्वेटर के नॉर्थ में है ही। उसी तरीके से इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, इंडिया का जो वेस्टर्न पॉइंट है ये प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है, और इंडिया का जो ईस्टर्न पॉइंट है वो तो क्या प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है ही। अब इन चारों पॉइंट्स को अगर मुझे लिखना हो कि इन चारों की चारों पॉइंट्स की वैल्यू क्या है, तो इंडिया के नदर्न मोस्ट पॉइंट की वैल्यू है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। यहां पर आपने नॉर्थ क्यों लिखा है? क्योंकि 37 डिग्री वाली लाइन को अगर आप ध्यान से देखें तो इंडिया का नदर्न मोस्ट पॉइंट यहां पर पड़ता है। उसी तरीके से इंडिया के सदर्न मोस्ट पॉइंट की वैल्यू अगर आपको बताऊं तो इसकी वैल्यू है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। इसको भी ध्यान से देखिए, इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट जरूर है ये, बट इसकी वैल्यू मैंने नॉर्थ में क्यों लिखी? क्योंकि सर ये वाला पॉइंट इक्वेटर के नॉर्थ में आता है, और इक्वेटर के ऊपर वो 90 लाइन चलती है जो मैंने बोला था एक एक डिग्री के डिस्टेंस पर, और सभी लाइंस के पीछे नॉर्थ लगता है।
ठीक है, तो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट यहां पर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ हो गया। अब मैं वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करूं, इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। अब मैंने यहां पर इसको ईस्ट क्यों लिखा, क्योंकि इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में आता है। इंडिया पूरी तरीके से इस वाले हेमिस्फेयर में आता है ना, और यहां पर जो भी लाइन चलती है वो सब 1 डिग्री ईस्ट से लेकर 180 डिग्री ईस्ट के बीच में चलती है। तो उसी के बीच में 68 डिग्री ईस्ट वाला पॉइंट हमारी कंट्री का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। और इंडिया का अगर ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो ये है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट तो हमारा ईस्ट में है ही। अब इन चारों पॉइंट्स के ऊपर इंडिया की कौन कौन सी जगहें हैं, देखिए जी, इंडिया के नदर्न मोस्ट पॉइंट पर जो इंडिया की जगह पड़ती है इसका नाम है इंदिरा कोल। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया की नदर्न मोस्ट प्लेस कौन सा है, इंडिया का नदर्न मोस्ट प्लेस इंदिरा कोल है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें, इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट प्लेस कौन सा है, तो ईस्टर्न मोस्ट प्लेस है इंडिया का किबिथु। किबिथु अरुणाचल प्रदेश में पड़ने वाला एक गांव है, एक विलेज है। अगर मैं वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करता हूं तो इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुहर मोती, और ये गुहर मोती गुजरात में पड़ता है। उसी तरीके से इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए तो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी। ये कन्याकुमारी आपके पास तमिलनाडु में है। अब दोस्तों यहां पर ना एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है कि कन्याकुमारी के भी साउथ में अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं। इंडिया के कन्याकुमारी के भी साउथ में आपके पास अंडमान निकोबार आइलैंड है। तो क्या करें यार, अंडमान निकोबार आइलैंड को मतलब सदर्न पॉइंट माने या कन्याकुमारी को सदर्न मोस्ट पॉइंट मान के छोड़ दे। इंडिया के केवल सदर्न मोस्ट पॉइंट पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो इस कंफ्यूजन को मैं आपको क्लियर कर दूं। इंडिया का ये पोर्शन जो आप लोगों को मैप पे दिख रहा है, ये गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, ये कश्मीर से लेकर मतलब लद्दाख से लेकर तमिलनाडु तक, इंडिया का ये पूरा पोर्शन माना जाता है इंडियन मेनलैंड। इसको आप लोग इंडियन मेन लैंड कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट बताइए मेन लैंड के ऊपर, तो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट मेन लैंड पर कन्याकुमारी ही होगा। बट अगर वो आपसे अमूमन पूछ रहा है कि वैसे सर इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट बताइए, तो दोस्तों इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट हो जाएगा ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स का बिल्कुल सदर्न पॉइंट, ये वाला पॉइंट। और इस वाले पॉइंट की लोकेशन अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इस पॉइंट की लोकेशन है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और इस जगह पर जो जगह पड़ती है, इस जगह का नाम है इंदिरा पॉइंट, और ये इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार आइलैंड्स पर पड़ता है। तो अगर वो आपसे सिंपल तरीके से पूछ रहा है कि सर इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट बताइए, तो इंदिरा पॉइंट की लोकेशन अगर वो पूछ रहा है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। दुनिया में हर एक चीज के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अगर आपको याद हो तो आर्मी वाले भी सैटेलाइट फोन लेकर घूमते हैं ना, उनको इंटरनेट की जरूरत नहीं होती, वो अपने कोऑर्डिनेट्स भेजते रहते हैं, दुश्मनों के कोऑर्डिनेट्स भेजते हैं। तो वो क्या कोऑर्डिनेट भेजते हैं, वो दुश्मनों के लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल कोऑर्डिनेट भेजते हैं। मतलब वो कितना नॉर्थ में है, कितना ईस्ट या वेस्ट में है। तो ये सब कोऑर्डिनेट्स भेजने के लिए आपको दो तरह की लाइंस की जरूरत पड़ती है, जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड आपको केवल दुश्मन का या किसी कंट्री का नॉर्थ या साउथ बताती है, और लैटिट्यूड आपको किसी कंट्री का ईस्ट या वेस्ट बताती है। ठीक है जी, दोनों पॉइंट अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो देखिए आप लोग, आप देख भी सकते हैं, मैंने इंडिया के नॉर्थ और साउथ में हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करी हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस, इसका मतलब लैटिट्यूड मैंने ड्रॉ करी है इंडिया के नॉर्थ और साउथ में, और इंडिया के ईस्ट और वेस्ट में मैंने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करी है। वर्टिकल का मतलब लॉन्गिट्यूड। ठीक है जी, मैं यहां पर क्रॉस साइन नहीं बना रहा हूं, मैं इस तरीके से नहीं बना रहा हूं, इस तरीके कोई ग्राफ पेपर नहीं है बेटा। एक चीज समझने वाली यहां पर यह है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या करती है ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आगे बात करता हूं। इंडिया में अगर मैं आइलैंड्स को भी साथ में मिला लूं, ठीक है, अगर आप इंडिया के आइलैंड्स को भी साथ में मिला लेते हैं, तो सर लगभग पूरे वर्ल्ड का कितना एरिया हो जाता है ये? इंडिया के पास पूरे वर्ल्ड का अप्रोक्सीमेट कितना एरिया है? तो कहा जाता है 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर हमारे पास टोटल एरिया है। 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर हमारे पास कंप्लीट एरिया है दुनिया का। जो दुनिया का कम से कम कितना प्रतिशत होता है, तो अगर हम इस एरिया को देखें तो ये 2.4% ऑफ वर्ल्ड एरिया है। दुनिया का तकरीबन 2.4% एरिया इंडिया के पास है।
इंडियन मेनलैंड को भी मिला रहा हूं मैं, इसमें मैं आइलैंड्स को भी मिला रहा हूं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और तमाम छोटे छोटे आइलैंड्स को भी मैं यहां पर मिक्स कर रहा हूं। तो दुनिया का 2.4% हमारे पास एरिया है, और दुनिया के 2.4% एरिया पर अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कितनी जनसंख्या रहती है, क्योंकि दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया है। हालांकि अभी तक सेंसस हम लोगों का कंडक्ट नहीं हुआ है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फोरम, एक UNPF के नाम से एक संस्था, आप सर्च कर सकते हैं, इसकी रिपोर्ट है 2023 जनवरी की रिपोर्ट, पिछले साल के जनवरी की रिपोर्ट है, जिसने बोला था कि जनवरी 2023 में ही इंडिया ने चाइना की पॉपुलेशन को सरपास कर लिया है। सरपास करने के दो रीजन बताए गए थे, क्योंकि एक तो चाइना में डेथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था कोविड-19 की वजह से, और इंडियंस में हर्ड इम्यूनिटी आ गई थी, जिसकी वजह से कोविड भी आप लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं पाया और बर्थ रेट इंडिया में बढ़ता चला गया। तो एक तो चाइना की पॉपुलेशन नीचे आ रही थी, आप लोगों की बढ़ रही थी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन माना गया था कि क्यों हम लोग ये मान के चलते हैं कि इंडिया पॉपुलेटेड कंट्री दुनिया की बन चुकी है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मानने से मना कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है कि नहीं सर, अभी तक हमारे पास कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है। और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फोरम केवल बर्थ रेट के हिसाब से डेटा कैलकुलेट करती है, एक एक्सपेक्टेड डेटा है उनका, ये कोई रियल पिक्चर नहीं दिखा रहे हैं, एक्सपेक्टेड डेटा है, वो गलत भी हो सकता है, मगर आपको और मेरे को पता है गलत तो नहीं होगा। तो इस कंप्लीट एरिया पर दुनिया की कितनी पॉपुलेशन रहती है? 17.8% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, 17.8% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन दुनिया के 2.4% एरिया यानी कि इंडिया में रहती है, जो कि बहुत ही छोटा सा एरिया है। पॉपुलेशन के हिसाब से पॉपुलेशन यहां पर बहुत बड़ी आप लोगों को दिखती है। अच्छा, इंडिया की एक खास बात यहां पर देखने वाली क्या है कि इंडिया के साउथ में आपको इंडियन ओशन दिखेगा, और इंडियन ओशन में अगर आप देखें तो इंडिया गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक टेरिटरी शेयर करता है। गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक अगर आप देखें तो इंडिया की कोस्ट लाइन है जो आप शेयर करते हैं। कोस्ट लाइन आप उस बाउंड्री को कहते हैं जो बाउंड्री आपकी पानी के साथ लगती है। तो ये गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है, इंक्लूडिंग आइलैंड्स। आइलैंड्स को भी अगर मैं इंक्लूड कर लूं तो इंडिया की कोस्ट लाइन के बारे में लिख लीजिए। इंडिया की कोस्ट लाइन है 7516.6 किलोमीटर, इंक्लूडिंग आइलैंड्स, क्योंकि जब भी आप लोग कोस्ट लाइन बताते हैं तो आप लोग आइलैंड्स को भी इंक्लूड करते हैं, है तो हमारी कंट्री के पार्ट ही। 7516.6 किलोमीटर की हम लोगों के पास कोस्ट लाइन है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आप मेंशन कर सकते हैं, नो अदर कंट्री इन इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में कोई भी कंट्री एक्सेप्ट इंडिया डज नॉट हैव दिस मच कोस्ट लाइन। तो यहां पर लिख लीजिए, नो अदर कंट्री इन इंडियन ओशन डज नॉट हैव दिस लॉन्ग कोस्ट लाइन। इतनी लंबी कोस्ट लाइन किसी कंट्री की नहीं है इंडियन ओशन में, इसलिए इंडिया को इंडियन ओशन में एक बहुत एमिनेंट पोजीशन पे रखा गया है, एक बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन पर हमारा भारत यहां पर है। एंड आई वुड से इंडिया इज द ओनली कंट्री इन हुज नेम इंडियन ओशन हैज बीन नेम्ड। मतलब भाई एकमात्र ऐसा देश जिसके नाम पर किसी बड़े ओशन का नाम डाल दिया गया हो तो इंडिया है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हो जाता है कि इंडियन ओशन पर हम लोगों का वो होगा अधिकार है। जैसे कि साउथ चाइना सी एक छोटा सा ओशन है और चाइना उसको अपना मानता है, ये बोलकर कि भाई देखो मेरे नाम से है इसलिए मेरा हो गया। ऐसे तो हम लोग भी इंडियन ओशन को अपना बोल सकते हैं, बट नहीं, अपन हार्ड पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं रखते हैं। आगे बात कर रहा हूं यार, इंदिरा कोल से लेकर कन्याकुमारी, अगर मैं एक सीधी लाइन खींचूं तो ये सीधी लाइन कितने किलोमीटर की होगी? तो 3214 किलोमीटर यहां पे लिखा भी हुआ है। 3214 किलोमीटर इंदिरा कोल से लेकर कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस है वर्टिकली। और अगर मैं गुहर मोती से किबिथु तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप लोगों को बताऊं तो ये 2933 किलोमीटर है। तो 2933 किलोमीटर गुहर मोती से लेकर किबिथु और 3214 किलोमीटर है आपके पास इंदिरा कोल से लेकर कन्याकुमारी। तो ये इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट मतलब वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये कुछ चीज आपको पता लग गई। अब मैं आपको बता रहा हूं इंडिया के बॉर्डर्स के बारे में। देखिए बहुत छोटी सी कंट्री है, अगर देखें मतलब दुनिया में अगर लैंड मास के हिसाब से देखा जाए, मतलब हमारे पास 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर केवल इतना सा ही लैंड है। अगर मैं लैंड मास या टोटल एरिया के हिसाब से बात करूं तो इंडिया स्टैंड्स एट नंबर 7 इन द वर्ल्ड।
हम लोग दुनिया में नंबर 7 पर आते हैं, मतलब हमसे बड़ी बड़ी 6 कंट्रीज और हैं। तो यहां पर एक पॉइंट जरूर से मेंशन कर लेना, इन टर्म्स ऑफ टोटल एरिया, in terms of total area, India stands, in terms of total area, India stands as the 7th largest country in the world. India stands as the 7th largest country in the world. तो कौन कौन सी कंट्री ऐसी है जो हमसे ऊपर है? अगर हम देखें तो लार्जेस्ट कंट्री बेटा रशिया है, यहां पे लिख लीजिए कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ एरिया, लाइक द बिगेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। सबसे ऊपर हम लोगों ने रखा है रशिया को, रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, ठीक है। सेकेंड कंट्री लिखिए कनाडा, सेकेंड कंट्री है कनाडा। थर्ड कंट्री इंडिया मानता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, बट चाइना अपने आप को थर्ड लार्जेस्ट बताता है। ऐसा क्यों? बहुत सालों से ना, बहुत देर तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने आप को फोर्थ मानता आ रहा है, क्योंकि ये लोग अलास्का को अपने रीजन में जोड़ते नहीं थे, जबकि अलास्का तो अमेरिका का ही है। 1860 के डेकेड से लेकर आज तक अलास्का तो अमेरिका का इंटीग्रल पार्ट है, बट कभी अलास्का को ऐसा अमेरिका ने जोड़ा नहीं, तो इसलिए फोर्थ लार्जेस्ट पर खुश था। बट अगर मैं अलास्का वाले पार्ट को अमेरिका से जोड़ दूं, अलास्का जो कि टोटल कंप्लीटली एक अनइनहैबिटेड जगह है, अगर आप इसको जोड़ दिए तो चाइना को सरपास कर जाती है अमेरिका की टेरिटरी। तो थर्ड लार्जेस्ट यहां पर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डाल दीजिए, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री। फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है चाइना, फोर्थ लार्जेस्ट इज चाइना। फिफ्थ लार्जेस्ट है ब्राजील, फिफ्थ लार्जेस्ट इज ब्राजील। सिक्स्थ लार्जेस्ट लिख लीजिए ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री कम कॉन्टिनेंट है, देखा जाए तो ये ब्राजील से भी छोटा है, तो सिक्स्थ लार्जेस्ट हो गया आपके पास ऑस्ट्रेलिया। सेवेंथ लार्जेस्ट तो इंडिया है ही। अब एट्थ लार्जेस्ट पर भी बात कर लेते हैं। सेवेंथ लार्जेस्ट आप लोग सब लिख चुके हैं इंडिया। अब मैं बात कर रहा हूं एट्थ लार्जेस्ट पर। एट्थ लार्जेस्ट इंडिया के बाद आता है अर्जेंटीना का नंबर, लाइक एट्थ लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर इंडिया इज अर्जेंटीना, ठीक है जी। अर्जेंटीना के बाद लिख लीजिए नाइन्थ लार्जेस्ट कंट्री। नाइन्थ लार्जेस्ट कंट्री है कजाकिस्तान, नाइन्थ लार्जेस्ट कंट्री इज कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। और द 10th लार्जेस्ट कंट्री इज अल्जीरिया, ALGERIA, अल्जीरिया। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं, कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ एरिया। लार्जेस्ट है रशिया, सेकेंड लार्जेस्ट है कनाडा, थर्ड लार्जेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फोर्थ लार्जेस्ट चाइना, फिफ्थ लार्जेस्ट ब्राजील, सिक्स्थ लार्जेस्ट ऑस्ट्रेलिया, सेवेंथ लार्जेस्ट इंडिया, एट्थ लार्जेस्ट अर्जेंटीना, नाइन्थ लार्जेस्ट कजाकिस्तान एंड द 10th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज अल्जीरिया। अब मैं रशिया के बारे में बात कर रहा हूं, एक बार 2-3 पॉइंट रशिया के बारे में लिख लीजिए। देखिए हर कंट्री का टाइम जोन होता है और हम लोगों ने टाइम कैलकुलेट करना सीखा ही है भाई, हम लोगों ने टाइम कैलकुलेट करना सीखा है पिछली क्लास में। तो अगर मैं इंडिया का ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट आपको बताऊं तो देखिए ये 68 डिग्री पर है, गुहर मोती 68 डिग्री पर है और 97 डिग्री पर किबिथु। चलो मान के चलो कि ये 98 पर हो, 97 को मैं राउंड फिगर करके 98 कर रहा हूं और इसको मैं 68 पर छोड़ दे रहा हूं, मतलब 0.7 मैंने यहां से हटा दिया और इसको मैंने 98 कर दिया। तो आप सबको पता है 68 से 98 के बीच में 30 डिग्री का डिस्टेंस है, देख रहे हो आप लोग, 68 प्लस 30 98 ही तो होगा। तो गुहर मोती 30 डिग्री पीछे है, गुहर मोती 30 डिग्री पीछे है अरुणाचल प्रदेश के किबिथु से। और क्या पढ़ा था आप लोगों ने पिछली क्लास में कि सर 1 डिग्री का भी ईस्ट वेस्ट में फर्क आ गया तो 4 मिनट का फर्क आ जाता है। इसका मतलब गुहर मोती अगर 30 डिग्री पीछे है अरुणाचल प्रदेश से, इसका मतलब गुहर मोती वैसे टाइम में 2 घंटे पीछे चलेगा, क्योंकि 15 डिग्री में आपको मैंने बताया था 1 घंटा होता है। सबको याद आ रहा है बेटा? वर्ल्ड में ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 डिग्री ईस्ट जाए या वेस्ट जाए, 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट होता है। तो बहुत सारी कंट्रीज में अलग अलग टाइम चलता है ना। हाँ अच्छा जी, ओके मैम, ओके। तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टाइम चलता है। जैसे अभी आपके पास टाइम हो रहा है 10:24। इसी समय अगर आप ब्रिटेन का टाइम चेक करें ना, अभी आप सभी लोग, तो ब्रिटेन का टाइम आपको दिखेगा सुबह के 5 बज रहे हैं।
ब्रिटेन में सुबह के 4:56 हो रहे होंगे इस समय ब्रिटेन में। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यहां पर, ब्रिटेन हम लोगों से तकरीबन 5.5 घंटे पीछे चलता है। तो ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? ये इसलिए होता है क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप लोगों ने एक सिंपल सा कंसेप्ट पढ़ा था कि ईस्ट और वेस्ट जितना ज्यादा होगा ना जिस कंट्री का, मतलब जो कंट्री जितनी ज्यादा चौड़ी होगी, मुझे लंबाई से कोई फर्क नहीं है, जितनी कंट्री जितनी ज्यादा चौड़ी होगी, वाइड होगी, उस कंट्री में टाइम डिफरेंस उतना ज्यादा हो जाता है। क्योंकि वर्ल्ड टोटल मिला के 360 डिग्री से बना हुआ है और यहां पर हर एक डिग्री का मतलब है 4 मिनट। 360 डिग्री का मतलब हो जाता है 24 घंटे। जोड़ के देख लो, 360 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो तो आपको 24 घंटे मिल जाएगा। क्योंकि हम एक दिन में 360 डिग्री घूम जाते हैं ना, तो 360 डिग्री का मतलब हम लोगों ने लिख दिया 24 घंटे। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे ना अगर आप, तो एक डिग्री में आपको 4 मिनट मिलेंगे। तो मैंने आपको क्या बोला कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के किबिथु के बीच में 30 डिग्री का फर्क आ रहा है। इसका मतलब अगर अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे, अगर अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे सनराइज हो गया, मान के चलो अरुणाचल प्रदेश में अगर 6 बजे सनराइज हो गया ना, तो गुजरात में सनराइज 8 बजे होगा दिन के। क्योंकि गुजरात मतलब जो कंट्री जितना ज्यादा वेस्ट में होती है, या जो पार्ट जितना ज्यादा वेस्ट में होता है, वो पार्ट उतना ही टाइम में पीछे चलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सनराइज हमेशा ईस्ट से होता है। तो ईस्ट में जो पार्ट्स होते हैं वो हमेशा टाइम में एडवांस चलते हैं, और जो पार्ट्स हमेशा वेस्ट में होते हैं वो पार्ट हमेशा टाइम में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो मैंने ये बोला कि अरुणाचल प्रदेश में अगर 6 बजे सनराइज हो गया तो गुजरात में 8 बजे होगा। बट अगर आप अभी इसी समय गुजरात में भी अपने किसी फ्रेंड को फोन लगाए और अरुणाचल प्रदेश में भी फोन लगाए और उनसे पूछे कि क्या टाइम हो रहा है, सभी बोलेंगे सर हमारी वॉच में 10:25 हो रहे हैं, 10:26 हो रहे हैं। सब यही बोलेंगे। क्यों? जबकि हमको साफ साफ दिख रहा है कि सर अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का फर्क है, फिर भी सबका टाइम एक जैसा क्यों? एक जैसा इसलिए क्योंकि एक कंट्री नहीं चाहती कि उस कंट्री में रहने वाले लोगों को टाइम में कोई दिक्कत आए। बेटा ये इंडियन ज्योग्राफी की पहली क्लास है, वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म करवा चुका हूं मैं इसमें। एक बार एसवी और जितने बच्चे आज फर्स्ट क्लास फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, पोर्टल पर अपलोडेड है। रिवीजन क्लासेस जब होंगी तब आपको दोबारा बुलाया जाएगा, एक बार आप देख सकते हो पोर्टल पर। तो मैं कहां पर था? हमको सबको पता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का फर्क है, बट फिर भी हमको नहीं दिख रहा है। वो दिखता तो है बट फिर भी हमारी घड़ियां तो सब जगह सेम टाइम दिखा रही है। तो एक कंट्री में लोगों को टाइम में कोई प्रॉब्लम ना आए, उनमें मतलब जब आप कम्यूट करें तो कम्यूट करते समय कोई टाइम का इतना डिफरेंस ना आए, इसलिए आप लोग टाइम जोन बनाते हैं। टाइम जोन, और इंडिया का भी एक टाइम जोन है। इंडिया जैसे देश या इंडिया से छोटे देश, उसमें एक टाइम जोन में काम हो जाता है। बट रशिया बहुत चौड़ा देश है। मैंने पहले ही बोल दिया, मुझे लंबाई से कोई मतलब नहीं है, लंबाई से टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर मैं ईस्ट वेस्ट देखूं, जितना देश चौड़ा होगा उतना ज्यादा आप लोगों को टाइम में डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो रशिया के बारे में एक लिख लीजिए, रशिया हैज 9 टाइम जोन्स। रशिया हैज 9 टाइम जोन्स। रशिया हैज 9 टाइम जोन्स। रशिया के पास जो टाइम जोन है वो तकरीबन 9 है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट टाइम जोन्स इन द वर्ल्ड। देखो यार, कंट्री बहुत छोटी सी है बट फिर भी उसके पास सबसे ज्यादा टाइम जोन क्यों है? क्योंकि ये कंट्री है यूरोपियन कंट्री, और यूरोपियन कंट्री होने के नाते इसने बहुत से देशों को गुलाम बनाया था। आज बहुत से देश इंडिपेंडेंट हो गए हैं, बट फिर भी कुछ कुछ आइलैंड्स इसके पास दुनिया के बहुत सारे पोर्शंस पर है। तो कुछ कुछ आइलैंड्स की वजह से इस कंट्री के पास आज लार्जेस्ट टाइम जोन है। तो लिख लीजिए, कंट्री विच हैज द लार्जेस्ट टाइम जोन्स इन द वर्ल्ड। कंट्री विच हैज द लार्जेस्ट टाइम जोन्स इन द वर्ल्ड इज फ्रांस। फ्रांस के पास कितने हैं? 12। और अगर रीजन पूछा जाए ना कि फ्रांस तो बहुत छोटा सा है, रशिया से भी बहुत छोटा सा, फिर भी फ्रांस के पास 12 टाइम जोन क्यों है? तो यहां पे रीजन लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ इट्स ओवरसीज टेरिटरीज। क्योंकि फ्रांस के पास ओवरसीज टेरिटरीज बहुत सारी है। आप अभी सर्च कर सकते हो फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरीज, आपको वर्ल्ड में ऑलमोस्ट हर जगह फ्रांस के छोटे छोटे आइलैंड्स दिख जाएंगे। ओवरसीज टेरिटरीज की वजह से ही फ्रांस के पास आज 12 टाइम जोन है। और अगर वो बिना ओवरसीज टेरिटरी के पूछे विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट टाइम जोन, ऑफ कोर्स रशिया।
रशिया के पास कोई ओवरसीज टेरिटरी इतनी नहीं है। रशिया के सारे 9 के 9 टाइम जोन रशिया एज अ कंट्री के ऊपर आते हैं। तो फ्रांस के पास 12 टाइम जोन है एंड दिस इज द कंट्री विच हैज द लार्जेस्ट टाइम जोन्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं इंडिया के ऊपर दोबारा आ रहा हूं। इंडिया की हम लोगों ने कोस्ट लाइन पढ़ी, 7516.6 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। अब बात करते हैं इंडिया के लैंड बॉर्डर्स के बारे में। ये इंडिया का ये लैंड बॉर्डर, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। ये गुजरात से शुरू होकर ये पूरा की पूरा ये लैंड बॉर्डर, ये जो लद्दाख से होता हुआ आगे बढ़ता है, ये हम लोगों का लैंड बॉर्डर कितने किलोमीटर का है अगर इसके बारे में बात करें, ये आप लोगों को लिखना है। ये इंडिया का लैंड बॉर्डर है, दिस कंप्लीट लैंड बॉर्डर इंडिया का, ये लैंड बॉर्डर लिख लीजिए। लैंड बॉर्डर इंडिया का 15,200 किलोमीटर का है। तो आप लोगों ने इंडिया की कोस्ट लाइन तो लिखी ली। इंडिया की कोस्ट लाइन के साथ एक जल्दी से पॉइंट डाल दीजिए, लैंड बॉर्डर ऑफ इंडिया। द लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया इज 15,200 किलोमीटर। ये लैंड बाउंड्री इंडिया की 15,200 किलोमीटर की है। 15,200 किलोमीटर की आपके पास लैंड बाउंड्री है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर इंडिया के कोस्टल स्टेट्स, इंडिया के कितने स्टेट्स ऐसे हैं जो बाउंड्री पर लगते हैं, जिनके पास कोस्ट लाइन है? इंडिया के कितने स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास कोस्ट लाइन है? तो देखिए एक एक करके अपन देख लेते हैं कौन से स्टेट इंडिया की कोस्ट लाइन पर लगते हैं। मैंने स्टेट पूछा, मैं यूनियन टेरिटरी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले तो आपको गुजरात दिख रहा हो, ये क्या हो गया यार, जी। सबसे पहले तो आपको देखिएगा गुजरात। गुजरात के बाद नेक्स्ट ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद यहां पर है गोवा। गोवा के बाद कर्नाटका। कर्नाटका के बाद केरला। केरला के बाद तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा। उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल। तो इंडिया के टोटल में 9 स्टेट्स कोस्टल स्टेट्स हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ कोस्टल स्टेट्स, इंडिया के पास टोटल नंबर ऑफ कोस्टल स्टेट्स कितने हैं? तो इंडिया के पास टोटल नंबर ऑफ कोस्टल स्टेट्स है 9 कोस्टल स्टेट्स है। गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तो काउंट कर लो। अच्छा, अब बहुत सारे बोलेंगे सर तेलंगाना भी तो है। एक बार बेटा मैप पे सर्च कीजिए, तेलंगाना पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड है। तेलंगाना के बारे में एक पॉइंट आप जरूर लिख सकते हैं कि तेलंगाना इज द ओनली साउथ इंडियन स्टेट, जो तेलंगाना है वो केवल एकमात्र साउथ इंडियन स्टेट है जो पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड है। कोई भी साउथ इंडियन स्टेट इंडिया में लैंड लॉक्ड नहीं है। मैं पेनिनसुलर इंडिया की बात कर रहा हूं। तेलंगाना को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे साउथ इंडियन स्टेट्स का बॉर्डर कोस्ट लाइन पर लगता है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसके बाद अगर आप बहुत ध्यान से देखें इंडिया के इस मैप को, पहले तो मैं इंडिया का मैप ही आपको समझा दूं, उसके बाद मैं आगे क्लास को बढ़ाऊंगा। सारे पॉइंट्स में लिख के भी लाया हूं, कुछ कुछ पॉइंट्स है जो नहीं लिखे हुए हैं। अब देखिए आपके पास ना एक ट्रीटी है, और ट्रीटी है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, जिसको आप UNCLOS कहते हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज क्या कहता है कि सर अगर किसी कंट्री के पास कोस्ट लाइन है तो उस कंट्री का कुछ कोस्टल बॉर्डर भी होगा। कोस्टल बॉर्डर मतलब पानी का कुछ हिस्सा होगा उस कंट्री के पास जो कंप्लीटली उसी के पास होगा। उसका यूज XYZ कंट्री नहीं कर सकती है, और वो उस कंट्री का पर्सनल ओशनिक वाटर है। वो उस पर्सनल ओशनिक वाटर में कुछ भी करे, वो वहां पर एक्सप्लोरेशन करे, वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट करे, ठीक है, वहां पर किसी एनिमी की वेसल के ऊपर मिसाइल चला दे, ठीक है, या किसी कंट्री की वेसल को वहां पर आने से मना कर दे, वो कुछ भी कर सकता है। और इसको बोलते हैं उस कंट्री का पर्सनल वाटर। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज क्या बोलता है कि किसी भी कंट्री के कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक का एरिया, आई सेड 12 नॉटिकल माइल तक का एरिया उस कंट्री का पर्सनल वाटर कहलाता है। तो यहां पर मैं एक लिख दे रहा हूं, अकॉर्डिंग टू UNCLOS
12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट लाइन is considered the border of a country, is considered the border of a country. अब ये एक नॉटिकल माइल में ना लगभग 1.8 किलोमीटर होते हैं, तो 12 नॉटिकल माइल का मतलब कितना हो गया? 12 नॉटिकल माइल का मतलब हो गया 21.9 किलोमीटर्स। तो मतलब कोस्ट लाइन से लेकर 21.9 किलोमीटर तक का एरिया इंडिया के, हाँ बेटा नॉटिकल माइल, यहां पर एक नॉटिकल माइल में 1.8 किलोमीटर के आसपास आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इंडिया का गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक के 22 किलोमीटर चले जाओ आगे आप लोग। मतलब अगर मैं 22 किलोमीटर देखूं तो यहां पर आप देख सकते हो कि इतना बड़ा एरिया, अगर ये 22 किलोमीटर का मैं लाइन खींच दूं तो ये 22 किलोमीटर तक का जो पानी में टेरिटरी है ये हम लोगों के पास आता है। दिस कंप्लीट एरिया अप टिल 22 किलोमीटर। और ये किसने बोला? ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी बोलता है। अच्छा, एक हमेशा चीज देखना आप लोग, एक मैं आपको ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी है, क्वेश्चन भी आ सकता है इसके ऊपर। जब भी आप लोग इंडिया का मैप खरीदते हैं ना, इंडिया के मैप में हमेशा श्रीलंका को दर्शाया जाता है, नेपाल भूटान को नहीं दर्शाओगे, बांग्लादेश को नहीं दर्शाओगे। खैर इसमें तो दर्शाया हुआ है मैंने, बट कभी भी इंडिया के मैप में आपको बिना श्रीलंका का वो इंडिया का मैप नहीं दिखेगा। इंडिया के हर मैप में आपको श्रीलंका दिखेगा ही दिखेगा। श्रीलंका क्यों दिख रहा है भाई? श्रीलंका दिखता इसलिए है क्योंकि श्रीलंका और इंडिया के जो इंटरनेशनल वाटर्स है ना वो आपस में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। क्योंकि तमिलनाडु के कोस्ट से मात्र 16 किलोमीटर दूर है श्रीलंका। आई सेड मात्र 16 किलोमीटर। 21.9 किलोमीटर तक का तो पानी आपका वैसे ही आता है, ये तो आपका पर्सनल वाटर है। तो इसी वजह से इंडिया और श्रीलंका के वाटर्स मिलते हैं आपस में। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी की वजह से इन दोनों के पानी मिलते हैं आपस में। इसी वजह से आप इंडिया के मैप पर हमेशा श्रीलंका को मेंशन करते हैं, ठीक है? और श्रीलंका अपने मैप में हमेशा इंडिया को मेंशन करेगा। अगर रीजन पूछा जाए तो रीजन यहां पर आप टिक कर देंगे, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। अब ये वो पॉइंट है बेटा जो आप लोगों की सॉरी आप लोगों के इसमें नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है? अब मैं कुछ आगे की बात कर लेता हूं, ठीक है? जो पॉइंट्स अब यहां पर आप लोगों को मिलेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगर आप इंडिया में से देखें तो हमारे बिल्कुल सेंटर से एक लाइन निकल रही है, ये सबको पता ही होगा। ये वो लाइन है जो हमारे बिल्कुल सेंटर से पास होती है और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कौन सी लाइन है? इसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कितने स्टेट्स को काटती चलती है, मुझे क्रोनोलॉजिकली बताइएगा कितने स्टेट्स को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंटरसेक्ट करती है। आई वॉन्ट देम अरेंज्ड, ईस्ट से वेस्ट अरेंज करो या वेस्ट से ईस्ट। तो मैं आप लोगों के लिए वेस्ट से ईस्ट अरेंज कर दे रहा हूं। इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लाई करते हैं? सबसे पहले तो ये काट रही है गुजरात को, यहां पर कटता है राजस्थान, थर्ड स्टेट है मध्य प्रदेश, फोर्थ है छत्तीसगढ़, फिफ्थ स्टेट ये झारखंड को इंटरसेक्ट करती है, झारखंड, सिक्स्थ इज वेस्ट बंगाल, इसमें कुछ छूटा तो नहीं? छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है जी। उसके बाद सेवेंथ स्टेट है त्रिपुरा, सेवेंथ है त्रिपुरा, और एट्थ स्टेट है मिजोरम, एट्थ इज मिजोरम। इन सभी स्टेट्स को ये जो लेयर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये इंटरसेक्ट करती हुई निकलती है। तो इन टोटल इंडिया के कितने स्टेट्स हो गए? गुजरात, राजस्थान, एमपी,
छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इन टोटल 8 स्टेट्स, इंडिया के 8 स्टेट्स के ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जो आप लोगों के पास वैसे भी लिखी हैं या मैंने। आइए एक बार शुरुआत कर लेते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी से। पहली स्लाइड में पहला ही पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए इंडिया दुनिया के कौन से हेमिस्फीयर में आता है, मैंने आपको बताया था ना कि 2 तरह की लाइंस होती है, इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन, और ये पूरे ग्लोब को 4 हेमिस्फीयर में इंटरसेक्ट कर देती है। 4 हेमिस्फीयर में ये वाला हेमिस्फीयर हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, और ये हो गया साउथ वेस्ट। इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, तो इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। उसके बाद इंडिया का ग्लोब के ऊपर लोकेशन क्या है, तो सबसे पहले हम लोगों ने लैटिट्यूडनल लोकेशन बताया, फिर हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन बताया। लैटिट्यूडनल लोकेशन का मतलब है आप उस कंट्री के नॉर्थ और साउथ को बता रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन का मतलब है आप उस कंट्री के ईस्ट और वेस्ट को बता रहे हैं। मैंने बोला था इंडिया के पास 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। अगर मैं इसको टोटल बताऊं तो इंडिया के पास 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। कितना? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। इसको कुछ इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का आपके पास टोटल एरिया है। ये दुनिया के एरिया का लगभग 2.42% है, और इस 2.42% एरिया पर दुनिया की 17.8% आबादी रहती है, 17.8%। उसके बाद मैंने आपको बताया था इंडिया की लेंथ और ब्रेथ अगर वो पूछे तो कन्याकुमारी से लद्दाख इंडिया की लेंथ है 3214 किलोमीटर्स, और गुहर मोती से किबिथू मतलब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश इंडिया की ब्रेथ 2933 किलोमीटर्स आपको दिखती है। इंडिया एरिया के हिसाब से 7th लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया में, एरिया हम लोगों ने लिख लिया, और इंडिया से पहले जो 6 लार्जेस्ट कंट्रीज हैं वो भी आप लोग मेरे साथ लिख चुके हैं। इसके बाद बेटा आगे चलते हैं। इंडिया का एक लोकेशन है, एक जगह है द्रास। ये द्रास पड़ता है कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख यूनियन टेरिटरी। लद्दाख यूनियन टेरिटरी के कारगिल डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है द्रास, जो कि इंडिया की सबसे कोल्डेस्ट जगह मानी जाती है। इंडिया की ये सबसे कोल्डेस्ट जगह मानी जाती है। और आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जगह जो है ये 11,000 फीट की ऊंचाई पर लोकेटेड है। ये जगह 11,000 फीट की ऊंचाई पर लोकेटेड है, और यहां पर टेम्परेचर -52 डिग्री सेल्सियस कभी के बार चला जाता है। मैं ये भी बता दूं ये -52 डिग्री सेल्सियस यहां पे टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद मैं आगे की बात कर रहा हूं जी। फिर आपके पास इंडिया की हॉटेस्ट जगह के बारे में भी पूछा जा सकता है। फिलहाल हॉटेस्ट स्लाइड्स में लिखा नहीं होगा, एक बार हॉटेस्ट जगह को भी अपन लोग लिख लेते हैं। इंडिया की सबसे, बेटा हिंदी में भी नोट्स आपको साथ के साथ मिलेंगे। इंडिया की हॉटेस्ट जगह के बारे में बात कर रहा हूं मैं। हॉटेस्ट मोस्ट प्लेस इंडिया की 2 हो चुकी है। पहला श्री गंगानगर, श्री गंगानगर ये राजस्थान में है, और दूसरा बीकानेर। बीकानेर के पास एक जगह है चुरू, अगर आपको याद हो तो चुरू, श्री गंगानगर, दोनों जगहों पर 50-51 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। और अगर किसी जगह का वन टाइम टेम्परेचर, एक दिन का टेम्परेचर अगर 50 डिग्री क्रॉस कर जाता है तो वो हॉटेस्ट नहीं होती है बेटा। वो जगह हॉटेस्ट तब मानी जाती है, मैं ये भी बता दूं आपको, जब उस जगह के पिछले 10 सालों का टेम्परेचर ऑन एन एवरेज 50 से ऊपर या बहुत ज्यादा है, मतलब जो और किसी का नहीं है उतना आपको वो अपना दिख रहा है। तो श्री गंगानगर जो इंडिया के राजस्थान में है, इट इज कंसिडर्ड एज द हॉटेस्ट मोस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। वैसे बीकानेर स्टेट में भी एक गंगेरी वाला एक जगह है बीकानेर के पास, और चुरू, ये सब भी हॉटेस्ट मोस्ट कंसीडर किए जाते हैं। चलिए जी, उसके बाद इंडिया के नदर्न मोस्ट, ईस्टर्न, सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। किबिथू जो अरुणाचल प्रदेश में है, ये इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। याद रखिएगा, लोहित रिवर, जो लोहित नदी है वो किबिथू से ही होकर भारत में एंटर करती है। इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो है एक बहुत ही स्मॉल इनहैबिटेड विलेज जिसका नाम है गुहर मोती। ये गुहर मोती गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कच्छ डिस्ट्रिक्ट इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है। कच्छ इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। अच्छा, आपको मैं सेंसस 2011
लिखवाऊंगा बेटा, सेंसस 2011 में रिपीट करूंगा क्लास में। आपको बता दूं 21 का सेंसस 2026 में आएगा, सरकार ये बोल रही है 2026 में हम लोग 2021 के सेंसस के डेटा को पब्लिश करेंगे। तो जब तक वो डेटा नहीं आ जाता तब तक आपको इसी से काम चलाना है। आपको बता दूं जैसे ही 2026 में 2021 का डेटा आएगा, आपको केवल डेटा चेंज करना है, हेडिंग सेम रहेगी, जो पॉइंट्स है वो सेम रहेंगे जो मैं आपको अभी फिलहाल बता रहा हूं। ठीक है जी, आगे बात कर रहे हैं। तो उसके बाद बात करते हैं इंडिया के नदर्न मोस्ट पॉइंट की। इंडिया का नदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कोल। ये पॉइंट जो है, जो इंदिरा कोल नामक ये पॉइंट है, ये इंडिया का नदर्न मोस्ट पॉइंट है और सियाचिन ग्लेशियर के पास में है। ये काराकोरम रेंज में पड़ता है, सियाचिन ग्लेशियर के बिल्कुल पास में। सियाचिन ग्लेशियर तो आपको पता ही है, ये दुनिया की हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है। इसको कंट्रोल करने के लिए कभी इंडिया और पाकिस्तान की फोर्सेस आपस में भिड़ गई थी। मैं बात कर रहा हूं सियाचिन ग्लेशियर की। इंडिया और पाकिस्तान की फोर्सेस आपस में भिड़ गई थी कि ये किसके पास होगा। हमने कहा सर देखो हो किसी के पास भी, बट इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि हमको ये इसलिए चाहिए क्योंकि इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट भी और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट भी, दोनों ही पार्ट आज एक पाकिस्तान और एक चाइना ने घेर रखा है। इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पार्ट जो है लद्दाख का वेस्टर्न मोस्ट सेक्टर, इसको पीओके बोलते हैं हम, ये पाकिस्तान ने ले रखा है। इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट सेक्टर लद्दाख का, ये अक्साई चिन के नाम से चाइना के पास में है। तो दोनों पर नजर रखने के लिए आसान हो जाता है सियाचिन ग्लेशियर से। सियाचिन ग्लेशियर आजादी के बाद से हमारे पास नहीं था, आजादी के बाद से तो किसी के पास भी नहीं था। खैर, सियाचिन ग्लेशियर को कंट्रोल करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई छिड़ी थी, मतलब एक साइलेंट वॉर। इसको हमने ऑपरेशन मेघदूत कहा था। 1984 में मुझे याद है, इंदिरा गांधी उस समय देश के पीएम हुआ करती थी और इंदिरा गांधी की लीडरशिप में चलाया गया था ऑपरेशन मेघदूत। इसको लिख लेना बेटा, ऑपरेशन मेघदूत ने सियाचिन ग्लेशियर इंडिया को दिया। सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन मेघदूत की वजह से इंडियन आर्मी ने सियाचिन को अपने कंट्रोल में किया। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सियाचिन। सियाचिन को रोजाना कंट्रोल करने के लिए 3 से 4 करोड़ रुपए भारत डेली बेसिस पर खर्च करता है। हाईएस्ट बैटल फील्ड है दुनिया में अगर हम बात करें सियाचिन। उसके बाद बात करते हैं इंडिया के सदर्न मोस्ट पॉइंट की। इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट बेटा इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार का एक आइलैंड है, ग्रेट निकोबार। ये ग्रेट निकोबार पर पड़ता है, ये बे ऑफ बंगाल में ये पॉइंट है। बट अगर हम बात करें इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑन इंडियन मेनलैंड, इंडियन मेनलैंड के ऊपर इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट बेटा इंदिरा पॉइंट नहीं, कन्याकुमारी हो जाता है। कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है, तमिलनाडु का सदर्न मोस्ट पॉइंट है जिसको हम कन्याकुमारी कहते हैं और ये इंडियन मेनलैंड पर इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कंसीडर किया जाता है। इसके बाद मैं आगे की बात कर रहा हूं बेटा, कुछ इस तरीके से इन चारों पॉइंट को आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज गुहर मोती की बीथू, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल, इंडिया के ये 4 पॉइंट्स हैं। उसके बाद मैं आगे की बात करता हूं, इंडिया की ऐसी वो कौन सी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाती है। दिस प्लेस इज कॉल्ड मौसिन राम। बेटा ये प्लीज इसको नोट कर दीजिएगा, मौसिन राम इंडिया की वो जगह है जहां पर ना तो केवल इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड इस जगह पर सबसे ज्यादा रेनफॉल रिकॉर्ड की जाती है। मौसिन राम, मौसिन राम से पहले कभी चेरापूंजी होती थी। दोनों ही जगहें मेघालय के शिलोंग से बहुत दूर नहीं है। दोनों ही जगह, भले वो मौसिन राम हो या वो चेरापूंजी हो, दोनों ही जगहें अगर हम बात करें तो ये इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मेघालय में पड़ती है। पहले कभी चेरापूंजी को आप कंसिडर किया करते थे, अब चेरापूंजी नहीं है तो मौसिन राम है। मौसिन राम का तो नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा हुआ है। मौसिन राम को वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड कंसिडर किया जाता है। 12,000 मिलीमीटर की बारिश मौसिन राम में एक साल में हो जाती है, मतलब 12,000 मिलीमीटर की बारिश। अब जब भी फ्लड आता है ना इंडिया में, तो आप वहां पे जरा एमएम चेक कीजिएगा, मतलब पूरे साल भर में अगर मैं दिल्ली में कितने एमएम की बारिश होती है तो मुश्किल से ही 1000 तक पहुंचेंगे हम शायद। 12,000 मिलीमीटर की बारिश ईस्ट खासी हिल्स में लोकेटेड मेघालय का मौसिन राम यहां पर हो जाती है। इसी मौसिन राम को वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ कंसिडर किया जाता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम इस समय मेंशन है। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा, फिर आपके पास आ जाता है सेंसस की कुछ डिटेल्स। जल्दी से लिख लीजिए, इंडिया का सेंसस 2011, सेंसस 2011 कंप्लीट डिटेल यहां पर नहीं है। सेंसस 2011 के केवल मैं 2 पॉइंट यहां पर लेकर आया हूं, बट इससे काम नहीं बनेगा, है ना। तो जल्दी से हम लोग सेंसस 2011
के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन कर लेते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता दूं। सबसे पहले हम लोग सेंसस 2011 का जो वो है क्या कहते हैं थीम, उसको लिख लेते हैं, क्योंकि हर सेंसस का एक थीम होता है। तो सेंसस 2011 का थीम लिख लीजिए। सेंसस 2011 का थीम, और थीम है बेटा आर सेंसस आर फ्यूचर। सेंसस 2011 का थीम लिख लीजिए, आर सेंसस आर फ्यूचर। हमारा सेंसस हमारी जनगणना, आर सेंसस आर फ्यूचर, ये सेंसस 2011 की थीम है। उसके बाद बात करते हैं सेंसस, जैसे कि आपको पता है कि 10 सालों में एक बार होता है, और सबसे पहले सेंसस इंडिया में किसने शुरू किया था? तो लिख लीजिए सेंसस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। सेंसस के बारे में लिख रहा हूं, सेंसस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। सेंसस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड मेयो। सेंसस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो in 1872. In 1872, census was introduced in India during the time period of Lord Mayo in 1872. But लिखिए but the complete census was conducted in 1881. But the complete census was conducted in 1881. But पहला complete census 1881 में हुआ। तो इंडिया का सेंसस जो आज होता है ये कहां से आप लोग मानते हैं? 1881 से ही है ये सेंसस जो हम लोग आगे तक चला रहे हैं। ठीक है, 1881 में कंप्लीट सेंसस हुआ था, तो उसी सेंसस को हम हर 10 सालों में एक बार रिपीट कर ले रहे हैं। इतना क्लियर होता है बेटा? उसके बाद आगे बात करते हैं, जल्दी से लिखिए। 2011 में जो सेंसस हुआ था ना इंडिया का, तो लिख लीजिए इट वॉज द 15th एडिशन ऑफ सेंसस। इट वॉज द 15th एडिशन ऑफ सेंसस। It was the 15th edition of census which was conducted in 2011. It was the 15th edition of census which was conducted in 2011. 2011 में जो सेंसस हुआ था ना, वो सेंसस का 15th एडिशन था। तो मतलब ये 2021 वाला सेंसस कौन सा होगा? 2021 वाला सेंसस आप लोगों का 16th एडिशन होगा। 15th एडिशन सेंसस का हम लोगों ने 2011 में करवाया था, तो ये 16th सेंसस है जिसका डेटा डिले हो गया है। चलिए जी, जल्दी से बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अब हाइलाइट्स की, जो कि सेंसस 2011 में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इंडिया में नंबर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। नंबर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, मुझे याद है उस समय 28 स्टेट्स हुआ करते थे और 7 यूनियन टेरिटरीज होती थी, 7। आज तो 8 है, तो 28 + 8 36 हो जाता है, बट उस समय नंबर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज लिख लीजिए इज इक्वल टू 35। नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज 35। अब यहां पर 35 क्यों है सर? ये मैं ये भी आपको बता दूं बेटा, इसमें स्टेट्स लिख लीजिए। इंडिया में उस समय स्टेट्स कितने थे? इंडिया में उस समय स्टेट मुझे याद आ रहा है 28 ही थे। और 28 क्यों थे मैं ये भी बता दूं, तेलंगाना तो बना ही नहीं था, तेलंगाना था ही नहीं। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर उस समय स्टेट ही काउंट होता था, ये यूनियन टेरिटरी में डिवाइड नहीं हुआ था, क्योंकि तेलंगाना 2014 में बना है। तो 28 स्टेट थे और 7 यूनियन टेरिटरीज थी इंडिया में, तो इसी वजह से यहां पर ये 35 नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है। उसके बाद बात करते हैं इंडिया में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। उस समय भारत में जिले कितने थे? नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट लिख लीजिए 640। 640 नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 640 थे। नंबर ऑफ टाउन्स लिख लीजिए, नंबर ऑफ टाउन्स है 7933। नंबर ऑफ टाउन्स 7933 नंबर ऑफ टाउन्स है। नंबर ऑफ विलेजेस की बात कर लेता हूं। नंबर ऑफ विलेजेस, तो विलेजेस की संख्या भारत में 6,40,930। 6,40,930 ये नंबर ऑफ विलेजेस है। अब आप खुद ही देख लीजिए भारत अर्बन कंट्री हुई या रूरल कंट्री हुई। नंबर ऑफ टाउन्स और नंबर ऑफ विलेजेस में एक बार नजर घुमाइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल पॉपुलेशन। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन कितनी बताई गई? 121,05,69,573।
इंडिया की टोटल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं मैं। 2011 के हिसाब से भारत की टोटल पॉपुलेशन थी 121 करोड़ 5,69,573। ये इंडिया की टोटल पॉपुलेशन बताई गई है 2011 के सेंसस के हिसाब से। और इस पॉपुलेशन में बोला गया है 68.8% पॉपुलेशन अर्बन मानी गई है, अर्बन एरिया में मानी गई है 68.8, और 31.2% पॉपुलेशन इंडिया की रूरल पॉपुलेशन यहां पर मानी गई है। नंबर ऑफ विलेजेस भले ही बहुत ज्यादा है, बट हमको पता है कि बहुत ज्यादा इन माइग्रेशन हुआ है, मतलब आउट माइग्रेशन हुआ है विलेजेस से। बहुत सारे लोग विलेजेस से उठकर, बेटा सेंसस है ना, सेंसस का तो डेटा याद करना पड़ेगा आपको, बहुत ज्यादा डेटा नहीं लिखवा रहा हूं, कुछ कुछ डेटा है जो इंपॉर्टेंट है वो तो याद करने पड़ेंगे सर, क्योंकि अभी 2021 का सेंसस नहीं आया। सोचो अगर यूपी जुडिशरी का पेपर 2026 के आसपास हुआ तो 110% मान के चलो कि सेंसस तो जरूर ही आएगा आप लोगों के पेपर में। और ज्योग्राफी में वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चे छोड़ के जाते हैं, वो सेंसस ही है। सेंसस के अलावा होता ही क्या है और इसमें, या तो वो पूछ लेगा रिवर से रिलेटेड कुछ, नहीं तो अगर रिवर से नहीं पूछा तो सेंसस तो पक्का ही आएगा। इसके बाद बात करता हूं इंडिया का चाइल्ड सेक्स रेशियो, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स अब आ रही हैं। इंडिया का चाइल्ड सेक्स रेशियो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये पता होना चाहिए कि चाइल्ड सेक्स रेशियो होता क्या है। चाइल्ड सेक्स रेशियो से मतलब क्या है? चाइल्ड सेक्स रेशियो से मतलब है नंबर ऑफ फीमेल्स, भारत में फीमेल्स कितनी है, नंबर ऑफ फीमेल्स इन द एज ग्रुप ऑफ, नंबर ऑफ फीमेल्स in the age group of 0 to 6 years, number of females in the age group of 0 to 6 years per 1000 males, per 1000 males in the same age group, per 1000 males in the same age group। और ये चाइल्ड सेक्स रेशियो इंडिया में बहुत पुअर है, इसी वजह से फीमेल फिटिसाइड के ऊपर आप लोगों ने बैन लगाया। बेटा चाय आ रही है? तो फीमेल फिटिसाइड के ऊपर आपने इस वजह से बैन लगाया। यहां पे चाइल्ड सेक्स रेशियो लिख लीजिए, बहुत ही पुअर है इंडिया का चाइल्ड सेक्स रेशियो, 919 पर 1000, ये इंडिया का चाइल्ड सेक्स रेशियो है। मतलब पर 1000 बच्चों के ऊपर, मतलब मेल किड्स के ऊपर केवल 919 फीमेल किड्स आपके पास यहां पर देखने को मिल रही हैं। बहुत ही पुअर हम लोगों का चाइल्ड सेक्स रेशियो है। ये तो ऑन एन एवरेज इंडिया में बताया ना। अब मैं इसी चाइल्ड सेक्स रेशियो का आपको अर्बन और इसी चाइल्ड सेक्स रेशियो का आप लोगों को रूरल बैकग्राउंड दिखा दूं। अर्बन एरियाज में इंडिया में चाइल्ड सेक्स रेशियो बताया गया है बेटा 905। ये जो अपने आप को अर्बन बोलते हैं ना बेटा, कि हम लोग तो बहुत एडवांस है, आपको बता दूं चाइल्ड सेक्स रेशियो में तो रूरल इंडिया आप लोगों से बेहतर था अर्बन एरिया से। रूरल इंडिया में चाइल्ड सेक्स रेशियो 923 पर 1000 मेल्स बताया गया। ऑन एन एवरेज इंडिया में चाइल्ड सेक्स रेशियो 919 है। रूरल इंडिया में चाइल्ड सेक्स रेशियो से डू वी हैव टू गिव ऑल आंसर्स अकॉर्डिंग टू 2011? बिल्कुल वरुण, जब तक 2021 का सेंसस नहीं आता। 2011 सेंसस विल बी द बेस। तो इतना बुरा हाल है अगर हम चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करते हैं। चलिए अब मैं सेक्स रेशियो पर आ जाता हूं। चाइल्ड सेक्स रेशियो खत्म हो गया, तो नेक्स्ट है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो तो बहुत सिंपल है बताना, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। यहां पर कोई एज ग्रुप नहीं है, मैं सभी एज ग्रुप को यहां पर काउंट कर रहा हूं, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। और इंडिया में इंडिया में सेक्स रेशियो है 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ये इंडिया का सेक्स रेशियो है, बहुत अच्छा नहीं है। कहा जाता है डेवलप्ड कंट्रीज में सेक्स रेशियो हमेशा 1000 से ऊपर ही है। यस, ये एक पता नहीं, ये मान के चलो कि एक बेंचमार्क है, या बेंचमार्क नहीं मान सकते हो तो ये कह के चलो कि अमूमन सभी डेवलप्ड कंट्रीज में ये हो ही रहा है। किसी भी डेवलप्ड कंट्री का सेक्स रेशियो उठा के देख लीजिए, वहां पर आप नंबर ऑफ फीमेल्स 1000 से ज्यादा ही मिलेंगी आपको। ठीक है, अब मैं आगे चल रहा हूं। इंडिया का डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ कितना है? डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ नेक्स्ट पॉइंट है। इंडिया का डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ
डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब ये होता है कि 10 सालों में हम लोग कितनी परसेंट जनसंख्या बढ़ा देते हैं। 17.5%। इंडिया का डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ 17.5% है। मतलब 10 सालों में, या 10 साल पहले अगर आपके देश की जनसंख्या 100 करोड़ थी, तो 10 सालों के बाद आपके देश की जनसंख्या 117.5 करोड़ के आसपास हो जाएगी। डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ जबरदस्त है। सॉरी 17.64% है। सॉरी इसको थोड़ा चेंज कर लो बेटा, गलती से 5 लिख दिया। 17.64% हम लोगों का डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ है। इसके बाद मैं आगे बात करता हूं, इंडिया में लिटरेसी रेट पर आ जाते हैं। बट लिटरेसी रेट को बताने से पहले, बताने के बाद, लिटरेसी रेट को बताने के बाद हम लोगों को यह भी लिखना पड़ेगा कि लिटरेसी रेट में नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स में क्या हिसाब किताब है, क्योंकि लिटरेसी रेट में कितने परसेंट मेल्स इंडिया में लिटरेट है, कितने परसेंट फीमेल्स इंडिया में लिटरेट है आउट ऑफ 100% मेल्स एंड फीमेल्स। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आप लोगों से जरूर पूछा जा सकता है। 1 मिनट रुकिएगा, लिटरेसी रेट मेरा खो गया। हाँ ठीक है, तो इंडिया में लिटरेसी रेट पर आता हूं मैं अब। लिटरेसी रेट बहुत ही फालतू की डेफिनेशन है हमारे इंडिया में लिटरेसी रेट को काउंट करने की। हम लोग बोलते हैं कि अगर आप अपनी रीजनल लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज में कोई भी एक लाइन पढ़ पाए, लिख पाए और समझ पाए तो हम आपको लिटरेट मानेंगे। कोई भी एक लाइन अगर आप लिख पाए, पढ़ पाए, समझ पाए, न्यूज़पेपर की ले लो या कोई भी एक लाइन ले लो अपनी रीजनल लैंग्वेज में, इंग्लिश, हिंदी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी लैंग्वेज जो आपको आती हो, अगर आप उस भाषा में कोई भी एक लाइन पढ़ पा रहे हो, लिख पा रहे हो, समझ पा रहे हो तो सर आप लिटरेट हैं। ठीक है जी। तो यहां पर इंडिया का लिटरेसी रेट कितना बताया गया? 74.04%। 74.04% इंडिया का लिटरेसी रेट बताया। अब मैं इस लिटरेसी रेट के बारे में बात करूं तो नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स में इंडिया का लिटरेसी रेट क्या है, मतलब आउट ऑफ 100% मेल्स, आउट ऑफ 100% मेल्स एंड फीमेल्स, मतलब अगर मान के चलो 74.04% इंडिया में लिटरेसी रेट है, मान के चलो कि भारत में 100 लोग ही टोटल रहते हैं जिसमें 50 लड़कियां हैं, 50 लड़के हैं। 100 लोग ही टोटल रहते हैं जिसमें 50 लड़कियां, 50 लड़के। तो ये मान के चलो कि उन सभी पढ़े लिखे लड़का लड़कियों में से निकाले तो केवल 74 लोग ही भारत में पढ़े लिखे हैं। तो अब इन 74 लोगों में कितने मेल्स हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ मेल्स में कितने प्रतिशत मेल्स लिटरेट है और टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स में कितने परसेंट फीमेल्स लिटरेट है। तो 100% मेल्स में से कहा जाता है 82.14% जो मेल्स है उनको तो लिटरेट माना गया। और टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स में 65.46% जो फीमेल्स हैं इनको लिटरेट माना गया। तो मतलब लिटरेसी रेट फीमेल्स में बेकार है। 2011 के सेंसस को अगर हम देखें, इन कंपैरिजन टू मेल्स लिटरेसी रेट फीमेल्स में काफी बेकार यहां पर दिख रहा है। चलिए जी, अब मैं आगे बात कर रहा हूं। ये अगर आपको लिटरेसी रेट समझ में आ गया हो तो लिटरेसी रेट का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कोई भी एक लाइन अगर आप किसी भी भाषा में लिख पाए, समझ पाए और पढ़ पाए तो सर आप लिटरेट हैं। चलिए जी, अब इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा बहुत यहां पर एक फैक्ट लिखा हुआ है कि अगर यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन पांचों की पॉपुलेशन को भी अगर आप जोड़ दें तो इंडिया की पॉपुलेशन इससे भी ज्यादा है। यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और बांग्लादेश की अगर आप टोटल जनसंख्या को ऐड कर दें तो इंडिया की जनसंख्या इन पांचों देशों की जनसंख्या से भी ज्यादा है। मतलब खुश होने की बात है या दुखी मुझे नहीं पता, बट अपन ज्यादा है, सिंपल। और जब तक मैं बोल रहा हूं 65-70 हजार और बढ़ गए होंगे हम। आगे चल रहे हैं। लिटरेसी रेट हो गया है इंडिया का, पॉपुलेशन आपके पास हो गया है। अब मैं बात कर रहा हूं इंडिया के टॉप 5 लिटरेट स्टेट्स। इंडिया के टॉप 5 गजब के लिटरेट स्टेट्स। इंडिया के टॉप 5 लिटरेट स्टेट्स में सबसे पहला नाम तो सभी को पता है सर, केरला का आएगा। केरला में अगर हम बात करें 94% लिटरेसी है।
केरला में 94% लिटरेसी, कैन यू इमेजिन, ये केरला है। सेकंड, अच्छा स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अपन लोग दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो केरला के बाद दूसरा नंबर लक्षद्वीप का आता है। लक्षद्वीप, यहां पर भी अच्छी खासी लिटरेसी है, बट एक आपको मैं मिसलीडिंग फैक्ट बता दूं, 2011 में लक्षद्वीप में 65,000 लोग ही रहते थे बस, 65,000। लिटरेसी में भी चाइल्ड इंक्लूड होते हैं सर, कोई भी इंसान, पढ़ने की कोई उम्र नहीं बताई, मतलब ऑफ कोर्स एलिमेंट्री एजुकेशन ये नहीं है बिल्कुल कि मैं न्यू बॉर्न को ऐड कर लूंगा। न्यू बॉर्न को छोड़ के स्कूल जाने की एज तकरीबन होती है 5 साल, 5 नहीं 4, 3-4 साल में बच्चा प्ले स्कूल चला जाता है, ठीक है। तो तभी से आप लोग देखते हैं, जब तक वो फर्स्ट में नहीं आता। अब मैं लक्षद्वीप की बात कर रहा हूं। लक्षद्वीप में 2011 में ही पॉपुलेशन 65,000 थी, तो ऑफ कोर्स सेकंड नंबर पर तो होगा ही। 91.85% लिटरेसी यहां पर बताई गई। यहां पर बेटा डेटा ना भी याद हो ना, ये 94, 91 चलेगा, बट स्टेट पता होना चाहिए कौन सा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। थर्ड सबसे ज्यादा लिटरेट स्टेट माना गया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मिजोरम। मिजोरम जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में आता है, यहां पर लिटरेसी 91.33% बताई गई। ये लिटरेसी रेट है आपका मिजोरम का, अच्छा लिटरेसी रेट है, बढ़िया है। फोर्थ यहां पर गोवा आ जाता है, फोर्थ में है गोवा। अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा का लिटरेसी रेट है 88.70, 88.70 ये गोवा का लिटरेसी रेट है। और फिफ्थ, क्योंकि हम टॉप 5 की बात कर रहे हैं, अगेन अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, नाम है त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ त्रिपुरा। गोवा सदर्न स्टेट है, केरला सदर्न हो गया। अगर आप देखिए कि कोई भी नॉर्दर्न इंडिया या नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का एक भी स्टेट लिटरेसी में नहीं है। हाँ, हवाबाजी में सबसे आगे होंगे हम, 87.22% त्रिपुरा का लिटरेसी रेट आपके पास है। तो टॉप 5 लिटरेट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इंडिया के ये रहे। अब मैं आगे बात कर रहा हूं जी, ये हो गया। तो अब मैं चलता हूं सेक्स रेशियो के हिसाब से इंडिया के स्टेट्स। हाईएस्ट सेक्स रेशियो स्टेट वाइज, स्टेट के हिसाब से इंडिया में सेक्स रेशियो अगर आप देखें तो किस तरीके से चल रही है। सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो आपको अगेन केरला में मिलेगी। केरला में सेक्स रेशियो है 1094 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, 1094 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, मतलब गजब की। यहां पर अगर हम देखें केरला में, सॉरी 84 है ये, 94 फिर गलत लिख दिया गलती से, 1084 फिर भी बहुत है यार। सेकंड में आपके पास आता है यूनियन टेरिटरी, नाम है इसका पुडुचेरी। पुडुचेरी में भी 1000 से ऊपर आप लोगों को सेक्स रेशियो देखने को मिलेगा, 1037 फीमेल्स है पर 1000 मेल्स। पुडुचेरी के बाद नेक्स्ट है तमिलनाडु, थर्ड पर आ जाता है आपके पास तमिलनाडु। तमिलनाडु में बेटा 996 फीमेल्स है पर 1000 मेल्स, 2011 का डेटा है आपके पास। फोर्थ पे आ जाता है आंध्र प्रदेश, फोर्थ पर आ गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अगर हम चाइल्ड सेक्स रेशियो, सॉरी अगर सेक्स रेशियो देखें तो 993 आंध्र प्रदेश में है। और फिफ्थ, बहुत सरप्राइजिंगली फिफ्थ स्टेट जो है इंडिया का, वो कई दिल्ली जैसे यूनियन टेरिटरी से भी बेहतर है, भली बैकवर्ड हो सकता है, छत्तीसगढ़ फिफ्थ बेस्ट स्टेट माना गया इन टर्म्स ऑफ सेक्स रेशियो। 991 फीमेल्स है यहां पर 1000 मेल्स। तो ये इंडिया के कुछ हाईएस्ट स्टेट्स हो गए इन टर्म्स ऑफ सेक्स रेशियो। यहां पर सेक्स रेशियो क्या चल रहा है ये ना भी याद हो चलेगा, बट अगेन मैं आपको बोल रहा हूं स्टेट पता होने चाहिए आप लोगों को नंबर वाइज। अब मैं आगे बात कर रहा हूं, अब मैं हाईएस्ट की तो बात कर ही चुका हूं, अब मैं लोएस्ट की बात कर लेता हूं। लोएस्ट सेक्स रेशियो स्टेट वाइज, इंडिया में सबसे कम सेक्स रेशियो कहां कहां पर मिलता है, आइए मैं यहां पर आपको असेंडिंग ऑर्डर में लेके चल रहा हूं, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है जी। तो सबसे कम हम लोगों को यहां पर जो सेक्स रेशियो है
सारी आपको यूनियन टेरिटरीज दिखेगी। सबसे कम सेक्स रेशियो मिलेगा दमन एंड दीव में। दमन एंड दीव, दमन दीव की बात करें तो यहां पर 618 फीमेल्स है पर 1000 मेल्स। देखिए कितना बुरा सेक्स रेशियो चल रहा है। सेकेंड है दादरा एंड नागर हवेली। दादरा एंड नागर हवेली, दादर एंड नागर हवेली। दादर नागर हवेली क्योंकि उस समय ये दोनों यूनियन टेरिटरीज अलग अलग हुआ करती थी बेटा, ये ज्वाइन नहीं करी थी हम लोगों ने। 2020 से दादर नागर और दमन दीव एक हुई हैं, पहले ये अलग अलग होती थी ना, तो इसलिए अलग अलग डेटा यहां पर उसका लिखा हुआ है। थर्ड लोएस्ट चंडीगढ़ में बताया हुआ है। देखिए चंडीगढ़ का नाम, दिल्ली का नाम आपको हाईएस्ट में नहीं, आपको लोएस्ट में दिखेगा। चंडीगढ़ 818 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। फोर्थ लोएस्ट है दिल्ली। दिल्ली में अगर आप सेक्स रेशियो देखें तो 868 फीमेल्स पर 1000 मेल्स है। और फिर आ गया अंडमान एंड निकोबार। एट सेवेंटी सिक्स अंडमान निकोबार में है। तो लोएस्ट सेक्स रेशियो में सारे यूनियन टेरिटरीज देखने को मिल रहा है। स्टेट ऑफ इंडिया इससे कई बेहतर है। चलो जी, इसके बाद बात कर लेते हैं यूनियन टेरिटरीज से, मतलब केवल यूनियन टेरिटरीज इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो यहां पर अब मैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ओनली यूटीज, हम केवल यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहे हैं। पहली बात तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब यह होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में ऑन एन एवरेज कितने लोग रह रहे हैं। 1 किलोमीटर स्क्वायर में हाउ मेनी पीपल आर लिविंग। तो भाई साहब देख कर डर जाओगे, 2011 में सबसे ज्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन दिल्ली में रिकॉर्ड की गई। 1 किलोमीटर स्क्वायर के रीजन में दिल्ली में 11,320 लोग रिकॉर्ड किए गए। 11,320 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, इसको डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है जी। सेकंड में आता है आपके पास चंडीगढ़। चंडीगढ़ में अगर हम देखें तो बहुत बेहतर नहीं है। चंडीगढ़ में भी 9258 लोग रहते हैं चंडीगढ़ में। बट भाई साहब सिटी प्लानिंग हो जाए, ट्रैफिक कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम हो जाए, चंडीगढ़ का दिल्ली से फार बेटर है। अब मैं पुडुचेरी की बात करता हूं। थर्ड नंबर पर पुडुचेरी को ले आए। यूनियन टेरिटरीज में अक्सर लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं यार। पुडुचेरी में है 2547। नंबर 4 की बात करें तो वो है दमन एंड दीव। दमन एंड दीव में पॉपुलेशन है 2191 पीपल है पर किलोमीटर स्क्वायर। और सबसे कम यूनियन टेरिटरी में जो लोग रह रहे हैं वो है लक्षद्वीप, मतलब 5वां सबसे ज्यादा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में जनसंख्या ही मैंने आपको बोला उस समय 65,000 थी। तो 2149 पीपल पर 1000 मेल्स, पर किलोमीटर स्क्वायर। ये लक्षद्वीप की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होगी यूनियन टेरिटरी के हिसाब से। सबसे ज्यादा इंडिया में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आपको दिल्ली में ही देखने को मिलेगी। अक्रॉस द वर्ल्ड सबसे ज्यादा सिंगापुर में देखने को मिलेगी। सिंगापुर में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 21,000 20,000 से ऊपर आपको देखने को मिलेगी। 21-20,000 से ऊपर भी क्यों? क्योंकि सिंगापुर पूरा प्लेन है, इट इज ऑल प्लेन। बहुत माउंटेन्स वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए सिंगापुर में लोग ज्यादा रह रहे हैं, इतने की बस खतरनाक तरीके से। अब मैं आगे बात कर रहा हूं। अब मैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बता रहा हूं स्टेट वाइज। अपन अब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं ओनली स्टेट्स। इसमें कोई यूनियन टेरिटरी को बीच में लेके नहीं आऊंगा। स्टेट्स में सबसे ज्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मिलती है बिहार में। यहां पर केवल 4 ही लिखवा रहा हूं। बिहार में सबसे ज्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, 1106 लोग रहते हैं पर किलोमीटर स्क्वायर के रीजन में। दूसरा सबसे ज्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल।
वेस्ट बंगाल में बिहार से थोड़ा कम, कितना 1028 लोग आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेंगे पर किलोमीटर स्क्वायर। तीसरा सबसे ज्यादा है केरला में, केरला में 860 लोग रहते हैं पर किलोमीटर स्क्वायर। और फिर उससे कम है यूपी, यूपी सरप्राइजिंगली 829 पर है। इस बार मुझे डर है कि यूपी का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन तीनों को सरपास करेगा, क्योंकि पॉपुलेशन यूपी में बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ी है। ठीक है जी, अब मैं बात कर लेता हूं इंडिया के टॉप 4, अगेन टॉप 4 हाईली पॉपुलेटेड स्टेट्स। इंडिया के टॉप 4 हाईली पॉपुलेटेड स्टेट्स, टॉप 4 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के आधार पर इंडिया के टॉप के स्टेट्स। सबसे ऊपर नाम है उत्तर प्रदेश अनडाउटेडली, यूपी का तो तोड़ अभी तक कोई निकाल ही नहीं पाया। यूपी की पॉपुलेशन की बात करें 19.9 करोड़, भाई साहब 19.9 CR पॉपुलेशन थी 2011 में इन लोगों की। सेकंड है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र थोड़ा सा पीछे रह गया, 11.2 करोड़ पॉपुलेशन है महाराष्ट्र की, 11.2 करोड़। 19 करोड़ और 11 करोड़ में 8 करोड़ का फर्क है यूपी और फर्स्ट और सेकंड की पॉपुलेशन में अगर आप देखें। थर्ड मोस्ट पॉपुलर स्टेट है बिहार, बिहार रह गया 10.2 करोड़, है ना, नहीं 10.3 CR बिहार है। नंबर 4 आफ्टर बिहार वी हैव वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ये बेचारा 9.1 CR पर अटक गया। तो ये इंडिया के टॉप 4 स्टेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अब मैं बात कर रहा हूं लीस्ट, इंडिया के लीस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरीज या स्टेट्स। मेरे हिसाब से इतना डेटा बहुत होगा, ये लीस्ट और हाईएस्ट की बात छोड़ दो। अच्छा, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और लिख लीजिए बस, फिर मैं सेंसस 2011 खत्म कर रहा हूं, दोबारा बैक टू द स्लाइड्स आ जाएंगे हम लोग। यहां पे लिख लीजिए सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, लाइक लैंग्वेज, द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया। मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया है हिंदी, हिंदी के बाद सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज लिखिए बंगाली। मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है हिंदी, सेकंड मोस्ट स्पोकन इज बंगाली, थर्ड मोस्ट स्पोकन इज मराठी। इंग्लिश कहीं भी नहीं है बेटा, पानी देना। मोस्ट स्पोकन हिंदी, सेकंड मोस्ट स्पोकन बंगाली, थर्ड मोस्ट स्पोकन मराठी, फोर्थ मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज लिख लीजिए आफ्टर मराठी तेलुगु। तेलुगु चौथी सबसे ज्यादा बोली वाली भाषा है तेलुगु। फिफ्थ मोस्ट स्पोकन इज तमिल एंड सिक्स्थ मोस्ट स्पोकन इज उर्दू। ठीक है जी, अब इंडियंस की बात कर लेते हैं। मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस कौन कौन से धर्म को फॉलो कर रहे हैं? मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। तो मेजॉरिटी रिलीजन की बात कर लेते हैं इंडिया में। मेजॉरिटी रिलीजन में सबसे ऊपर है हिंदू। कितने परसेंट लोग हिंदू है? 80.5%। इंडिया में 80.5% लोग हिंदूज हैं। ठीक है। सेकंड मुस्लिम्स, 13.4% आबादी है मुस्लिम्स की। 100% जनसंख्या में से 80.5% जनसंख्या हिंदुओं की है। 13.4% पॉपुलेशन आपके पास मुस्लिम पॉपुलेशन है बेटा। उसके बाद क्रिश्चियंस की बात कर लेते हैं, 2.3% के आसपास आपके पास क्रिश्चियन है। सिखों की बात कर लेते हैं, 1.9% सिखिज्म को लोग फॉलो करते हैं। जैनियों की बात करते हैं, 0.4% जैनियों की पॉपुलेशन है हम लोगों के पास। तो ये इंडिया के टॉप 5 के रिलीजन है जो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अर्बन पॉपुलेशन मैंने आपको बता ही दिया था, इंडिया में 68.4% जनसंख्या अर्बन पॉपुलेशन में रहती है। ठीक है जी। उसके बाद इंडिया की मीडियन एज, इंडिया के पॉपुलेशन की टोटल एज को अगर मैं डिवाइड कर दूं टोटल जनसंख्या से, तो आप लोगों की मीडियन एज निकल जाएगी। तो इंडिया का मीडियन एज कितना है वो देख लीजिए। इंडिया का मीडियन एज है 27.2 ईयर्स। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि सर हम लोगों का पॉपुलेशन क्वाइट यंग है, अपन लोग क्वाइट यंग है। इंडिया की मीडियन एज 27.2 ईयर्स बताई गई है। ठीक है। और एवरेज हाउस होल्ड साइज,
एवरेज हाउस होल्ड साइज का मतलब ऑन एन एवरेज एक इंडियन के घर में कितने मेंबर्स देखने को मिलते हैं। एवरेज हाउस होल्ड साइज है 5.5 लोग, 5.1, 5.5। महाराष्ट्र में पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल से ज्यादा है तो मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज भी मराठी होनी चाहिए। बेटा महाराष्ट्र में, मुंबई में इन माइग्रेशन बहुत ज्यादा है। इन माइग्रेशन महाराष्ट्र में सारे थोड़े ना मराठियन सबको देखने को मिलेंगे। मुंबई में सारे बैंक्स के हेडक्वार्टर्स हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर वहां पर, एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर वहां पर, आरबीआई का हेडक्वार्टर वहां पर। मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है। मुंबई में बॉलीवुड के कितने स्टार्स रह रहे हैं, तो सारे मॉडलिंग करने वही घुसे पड़े हैं। ऑटो रिक्शा से पूछो क्या करते हो, सर पार्ट टाइम मॉडलिंग करता हूं। तो सारे मराठी नहीं बोलते बेटा उधर। चलो इसके बाद आगे बात कर रहे हैं एवरेज हाउस होल्ड साइज। जैसे कि मैंने बोला इंडिया में 5.5 मेंबर्स का है। हर एक घर में 5 मेंबर तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब ये सर ये आधा कहां से लेकर आए यार, एवरेज में पॉइंट आते हैं, ठीक है ना। किसी घर में 2 है, किसी घर में 3 है, किसी घर में 5 है, किसी के घर में 4 है। इन सब का निकालो अगर आप एवरेज तो पॉइंट ही आएगा, ठीक है। अब आगे बात कर रहे हैं, तो ये हो गया आप लोगों का बेटा पूरी तरीके से सेंसस का डेटा, पूरा सेंसस का डेटा आपको मिल गया 2011। अब देखने वाली बात यह है कि जब 2021 का सेंसस का डेटा आएगा तब आपको क्या करना है, केवल हेडिंग सेम रहेगी, डेटा बदल जाएंगे, डेटा चेंज हो जाएंगे। बस हेडिंग सेम है। हेडिंग मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी चीजों पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। चलो जी, तो यहां पर वो क्या बोल रहे हैं, गोवा इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है। इन टर्म्स ऑफ एरिया गोवा सबसे छोटा स्टेट है, बट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन गोवा 4th स्मॉलेस्ट है। नीचे से चौथे नंबर पर आता है गोवा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। वैसे एरिया के हिसाब से सबसे छोटा है। राजस्थान की बात करें एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट है, बट पॉपुलेशन के हिसाब से ऊपर से 8वें नंबर पर आता है। 8th लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अब हम बात करते हैं इंडिया के हाईएस्ट पॉइंट की। भाई इंडिया की हाईएस्ट पीक जो हमारे कंट्रोल में है वो है माउंट कंचनजंगा। दिस इज माउंट कंचनजंगा। हाइट कितनी है, 28169 फीट। कितना हो जाता है सर ये किलोमीटर्स में, ये किलोमीटर्स में हो जाता है बेटा 8586 मीटर्स। किलोमीटर्स नहीं, 8586 मीटर्स की टोटल हाइट है माउंट कंचनजंगा की। माउंट कंचनजंगा इंडिया में सिक्किम पर पड़ता है, नेपाल के बॉर्डर के बहुत पास में, सिक्किम के पास है। उसके बाद बात करते हैं इंडिया का सबसे लोएस्ट ऑल्टीट्यूड वाली जगह। इंडिया की सबसे लोएस्ट ऑल्टीट्यूड वाली जगह केरला में है। केरला में कौन सी, कुट्टनाड। लोएस्ट ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है बेटा, ये हो गया आप लोगों का माउंटेन, ये आपकी नॉर्मल जमीन। और अगर कोई जमीन बहुत ही नीची है तो ये हो गया आप लोगों का लोएस्ट पॉइंट, ये हो गया हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट दोनों जमीन पर ही होते हैं। डीपेस्ट पॉइंट अंडर वाटर होगा, ये याद कर लीजिएगा। इंडिया का हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट जो है वो आपके पास कंचनजंगा हो गया। लोएस्ट मोस्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो वो आपके पास कुट्टनाड रीजन है, ये केरला में है। तो कुट्टनाड जगह, दिस इज इन केरला। उसके बाद आगे बात कर रहा हूं जी, फिर इंडिया की सबसे लंबी रिवर, या ये कह लीजिए इंडिया की वो रिवर जिसके ऊपर हम लोगों की इकोनॉमी डिपेंडेंट है। इंडिया की इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन दिस रिवर। 30 से 40% इंडिया की जीडीपी आज इस रिवर से सपोर्ट होती है। नाम है इसका रिवर गंगा। इसको आप यूके में रिवर गैंजेस बोल देते हैं। रिवर गंगा की टोटल लेंथ है 2525 किलोमीटर बेटा। और अगर मैं रिवर गंगा की बात करता हूं तो गंगा इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में से होकर निकलती है। आइए एक बार जल्दी से रिवर गंगा के बारे में पढ़ लेते हैं। रिवर गंगा ओरिजिनेट कैसे होती है, 4 धाम से निकलने वाली 4 नदियां, जिसको आप लोग 4 धाम जो आप जानते हैं, 4 धाम से निकलने वाली नदियां, इन सभी नदियों को पंच नद भी बोलते हैं। तो आइए पंच नद नदियों में कौन कौन सी नदियां आती हैं, एक बार उसको मैं मैप में आपके सामने बना दे रहा हूं। इसको प्लीज अच्छे से बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये रिवर गंगा के हिसाब से। तो हम लोगों को क्या चाहिए, अपन को चाहिए 4 धाम। तो सबसे पहले तो हम लोग 4 धाम बना लेते हैं, क्योंकि चारों धामों से एक एक नदी आ रही है। ठीक है जी, सबसे पहला धाम मैं यहां पर यमुनोत्री को ले रहा हूं। सेकंड धाम गंगोत्री,
बहुत से लोग बोलते हैं कि गंगा गंगोत्री से निकलती है, ऐसा नहीं है बेटा। थर्ड धाम हम यहां पर केदारनाथ ले लेते हैं और फोर्थ धाम बद्रीनाथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट ना बद्रीनाथ है। सारी नदियों का संगम बद्रीनाथ में ही देखने को मिलता है। तो हर धाम से एक एक नदी निकल रही है। बद्रीनाथ से जो रिवर निकल रही है, मान के चलो कि ये रिवर का नाम है, दिस इज रिवर अलकनंदा। ये है नदी अलकनंदा। अब इस अलकनंदा नदी में अलग अलग नदियां मिलेंगी और बनेगा पंचनद। पंचनद क्या होता है? पंचनद इज व्हाट यू कॉल, जहां पर पांच, पंचनद का मतलब होता है प्रयाग, नद का मतलब एक पॉइंट जहां पर दो नदियां आपस में मिलती हो। तो इस अलकनंदा में बहुत सारी नदियां आकर मिलेंगी और उसको अलग अलग पॉइंट यहां पर हम उसका लिखेंगे। सबसे पहले जो मैं रिवर यहां पर मिला रहा हूं, दिस इज द फर्स्ट रिवर और ये वो पॉइंट है। इस रिवर का नाम है रिवर धौली गंगा। इसको आप बोलते हैं रिवर धौली गंगा। धौली गंगा इसका रिवर का ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं विष्णु प्रयाग। इस पॉइंट को आप बोलते हैं विष्णु प्रयाग। तो आपसे पूछे ना कि विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदियों का संगम हो रहा है, धौली गंगा और अलकनंदा। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जी। फिर ये रिवर आगे बढ़ रही है, मैं इसको इस तरफ लेके चल देता हूं, सारी रिवर इसी पॉइंट पे मर्ज होगी। दूसरी नदी अगर हम देखें तो दूसरी नदी इस पॉइंट पर मर्ज हो रही है। रिवर का नाम है रिवर नंदाकनी। रिवर को आप बोलते हैं रिवर नंदाकनी। और ये पॉइंट जिसमें नंदाकनी रिवर अलकनंदा में मर्ज हो रही है, इस पॉइंट को आप बोलते हैं नंद प्रयाग। इस तरीके से बेटा 5 प्रयाग याद करने हैं, इसको आप लोग नंद प्रयाग कहते हैं। ठीक है जी, अब आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट रिवर जो आ रही है वो है पिंडर गंगा। दिस इज नेक्स्ट रिवर जो इस पॉइंट पर मर्ज हो रही है। इस रिवर का नाम है रिवर पिंडर गंगा। इसको पिंडर गंगा के नाम से पुकारा गया। और पिंडर गंगा और अलकनंदा का जहां पर ये हो रही है, इस पॉइंट को आप लोग बोलते हैं कर्णप्रयाग। ये वाला पॉइंट हो गया कर्णप्रयाग। चलो जी, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। कर्णप्रयाग के बाद नेक्स्ट अगली नदी जो है बेटा वो केदारनाथ धाम से आ रही है। अगली नदी केदारनाथ धाम से आ रही है और ये कर्णप्रयाग के नीचे मर्ज हो रही है इस पॉइंट पर। केदारनाथ धाम से जो नदी निकलती है, इस नदी का नाम है रिवर मंदाकिनी। इसको बोलते हैं रिवर मंदाकिनी। रिवर मंदाकिनी। ये सारे प्रयाग उत्तराखंड में बनते हैं, मैं ये भी आपको बता दूं, सारे प्रयाग उत्तराखंड में बनते हैं। इस पॉइंट जहां पर मंदाकिनी रिवर और अलकनंदा का मेल होता है, इस पॉइंट को आप लोग बोलते हैं रुद्रप्रयाग। ये पॉइंट हो गया रुद्र प्रयाग। ठीक है, अभी तक तुम 4 प्रयाग मेरे साथ पढ़ चुके हो। हरे पेन से मैंने चारों की चारों प्रयाग के बारे में बता दिया। अब गंगोत्री धाम से बारी आ गई नदी की। गंगोत्री से एक नदी निकली और ये रुद्रप्रयाग के नीचे जाकर मिली इस पॉइंट पर। नदी का नाम क्या है? गंगोत्री से जो नदी निकलती है बेटा, इस नदी को कहा जाता है भगीरथी। रिवर का नाम क्या है? रिवर भागीरथी। रिवर भागीरथी। रिवर भागीरथी जहां पर जिस पॉइंट से मिलती है, इस पॉइंट को आप क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को आप लोग बोलते हैं देवप्रयाग। ये पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, देवप्रयाग। अब बेटा ये देवप्रयाग के बाद जो नदी निकली ना, एक काम करता हूं, देवप्रयाग को मैं इधर लिख देता हूं। ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट है देवप्रयाग। ये देवप्रयाग के बाद जो नदी निकल रही है, इसको आप बोलते हैं रिवर गंगा। ये देवप्रयाग के बाद इस नदी का नाम जो है चेंज हो जाता है। देवप्रयाग के बाद ये नदी कहलाती है रिवर गंगा। अब रिवर गंगा की बात कर लेते हैं।
इसी रिवर गंगा में यमुनोत्री धाम से यमुना मिलेगी। अब ये आ गई यमुनोत्री, यमुनोत्री से यमुना मिलती है गंगा में इस पॉइंट पर, और ये पॉइंट जहां पर यमुनोत्री की गंगा, सॉरी यमुनोत्री की यमुना गंगा में मिलती है, इस पॉइंट को कहा जाता है संगम। और बेटा ये संगम पॉइंट है यूपी के प्रयागराज में, यूपी के प्रयागराज में है संगम, संगम पॉइंट को ही बोलते हैं। तो ये है रिवर गंगा का ओरिजिनेशन। रिवर गंगा का ओरिजिनेशन देवप्रयाग से माना जाता है, ना कि गंगोत्री से। अगर पूछा जाए ना कि रिवर गंगा बनती कैसे है, सर देवप्रयाग में दो नदियों का मिलन होता है, एक है भगीरथी और दूसरी है अलकनंदा। भगीरथी आ रही है गंगोत्री से, अलकनंदा आ रही है बद्रीनाथ से। और ये जो 5 प्रयाग मैंने पढ़ाए लाइन के हिसाब से याद कर लेना, नॉर्थ से साउथ ये 5 प्रयाग के नाम, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, सॉरी विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। हर प्रयाग में कोई ना कोई नदी का मिलन हो रहा है। कौन सी नदी किस प्रयाग में जा रही है याद कर लेना। अब मैं रिवर गंगा के बारे में आपको और थोड़ा सा पॉइंट बता दूं। इतना समझ में आ गया तो थोड़ा पॉइंट आगे पढ़ लेते हैं बेटा। हटा दूं इस मैप को, सबने लिख लिया ये? यस, चलिए जी अब आगे बात करते हैं। देखो यार, अब ये तो पॉइंट हो गया देवप्रयाग, मान के चलो ये देवप्रयाग हो गया। देवप्रयाग को थोड़ा नीचे बना लेते हैं, ये पॉइंट देवप्रयाग हो गया। देवप्रयाग से जो निकली नदी, इस नदी का नाम हम लोगों ने डाल दिया रिवर गंगा। ये नदी है गंगा। अब गंगा नदी कौन कौन से स्टेट्स में से होकर निकल रही है? सबसे पहले तो यूपी, नहीं सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तराखंड से फिर यूपी, यूपी से आगे बढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अब मैं आपको बता रहा हूं। यूपी से आगे बढ़ी, नेक्स्ट स्टेट इसने पकड़ा बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से रिवर गंगा 2 पार्ट्स में बट जाती है। एक तो रिवर गंगा है जो बांग्लादेश में चली जाती है, यह है बांग्लादेश। क्या बांग्लादेश थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं यार, एक रिवर मुझे और बनानी है। ये वाला पॉइंट है बांग्लादेश, मान के चलो ये पूरा पोर्शन हम जी, ये पूरा पोर्शन मैं मान के चल रहा हूं ये बांग्लादेश है, ठीक है। और वेस्ट बंगाल से एक नदी अलग हो रही है, रिवर गंगा, यहां पर 2 पार्ट्स में बट जा रही है। एक पार्ट रिवर गंगा से जो नदी अलग हुई, इस रिवर को आप लोग बोलते हैं हुगली रिवर। ये रिवर है हुगली, रिवर हुगली। और रिवर हुगली क्या है? क्योंकि गंगा से अलग हो रही है ना, तो अलग होने वाली नदियों को डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। तो रिवर हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की। इंडिया में बहुत ही कम डिस्ट्रीब्यूटरीज देखने को मिलेंगी, ज्यादातर इंडिया में आपको ट्रिब्यूटरीज ही देखने को मिलती है। अब ये रिवर गंगा जैसे ही बांग्लादेश में गई ना, रिवर गंगा का नाम बदल जाता है। ये रिवर गंगा जो है ये बन जाती है रिवर पद्मा। बांग्लादेश में रिवर गंगा का नाम बदल जाता है, जो रिवर गंगा है वो रिवर पद्मा हो जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों को याद करनी है। अब मैं चल रहा हूं तिब्बत की तरफ। चलिए जी, अब एक नदी और है, ये पॉइंट है तिब्बत। ये हो गया इंडिया का अरुणाचल प्रदेश।
तो तिब्बत से एक नदी निकलती है, अरुणाचल प्रदेश से होती हुई, इंडिया के असम से होती हुई बांग्लादेश, और बांग्लादेश से होती हुई रिवर गंगा में मिल जाती है। इस रिवर का नाम मैं आपको बता दूं, रिवर का नाम तिब्बत में तो है सांगपो, रिवर सांगपो। इंडिया में एंटर करते ही रिवर का नाम हो जाता है, ये इंडिया है, इंडिया में एंटर करती रिवर का नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्रा, रिवर ब्रह्मपुत्रा। बांग्लादेश में एंटर करते ही रिवर का नाम फिर चेंज होता है, रिवर का नाम हो जाता है रिवर जमुना, रिवर जमुना, बांग्लादेश में एंटर करते ही। और ये पॉइंट, जिस पॉइंट पर ये दोनों मिल रही हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट गोवालुंडो। गोवालुंडो नामक इस पॉइंट पे बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा और गंगा का मिलन होता है, इतना मान के चलो, ठीक है जी। मगर बांग्लादेशियों के लिए ब्रह्मपुत्रा तो रिवर जमुना है और गंगा है रिवर पद्मा। गोवालुंडो के बाद जो ये रिवर निकली ना, इस रिवर का नाम पड़ा रिवर मेघना। तो बांग्लादेश में, दोबारा सुन लीजिए, गंगा नदी देवप्रयाग से निकली, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, 5 स्टेट्स में से होती हुई सीधा बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल में गंगा से एक डिस्ट्रीब्यूटरी अलग हो रही है, हुगली, हुगली अपना डेल्टा बना रही है, गंगा आगे चली जा रही है। गंगा बांग्लादेश में गई, नाम बदला, रिवर पद्मा हो गया। फिर तिब्बत से एक नदी निकली सांगपो, इंडिया आते ही नदी का नाम ब्रह्मपुत्र हो गया। इंडिया में से अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद असम, असम, असम से होती हुई सीधा नदी गई बांग्लादेश। बांग्लादेश में जाते ही ब्रह्मपुत्र का नाम फिर बदला, रिवर जमुना हो गया। अब रिवर जमुना और रिवर पद्मा गोवालुंडो नामक पॉइंट पर मिल रही है, और गोवालुंडो के बाद इस रिवर का नाम फिर बदला और ये हो गया मेघना। और ये जो डेल्टा आपको दिख रहा है जी, ये डेल्टा जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये और ये, इन दोनों डेल्टा को कहा जाता है सुंदरबन डेल्टा। ये इतनी राम कथा मैंने सुंदरबन डेल्टा को ड्रॉ करने के लिए बताई। ये सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसको भी बना लीजिए, ये सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा के बारे में 2-3 चीजें मैं यहां पर लिख दूं। मैं सुंदरबंस के बारे में बता रहा था, सुंदरबन डेल्टा 1987 में इसको डिक्लेयर किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था। सुंदरबन फेमस है 2 चीजों के लिए, फेमस फॉर, पहला सुंदरी ट्री, सुंदरी ट्री जिसको मैनग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं, इसको मैनग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं। समुद्रों के खारे पानी में जीने वाले अभी तक के एकमात्र फॉरेस्ट है ये भी बता दूं, समुद्रों के कभी भी किसी भी आपको कोई प्लांट की स्पीशीज देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट, सुंदरबन डेल्टा दूसरी चीज इसके लिए फेमस है वो है रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए सुंदरबन डेल्टा बहुत फेमस है। तो 2 चीजों के लिए सुंदरबन डेल्टा फेमस है, ये दोनों चीजें आपके सामने मैंने यहां पर ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो ये 2525 किलोमीटर का डिस्टेंस देवप्रयाग से लेके वेस्ट बंगाल तक का है। रिवर हुगली, तो अगर पूछा जाना है सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं, सुंदरबन डेल्टा सर देखा जाए तो गंगा और ब्रह्मपुत्र ही तो बना रही है। गंगा का नाम चेंज होके बस सर पद्मा हो जा रहा है, ब्रह्मपुत्र का नाम चेंज होके जमुना हो जा रहा है, बट है तो सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र का ही ना। बस इतनी सी चीज आपको पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ रहा हूं मैं, हटा दूं बेटा इसे, ये सबने बना लिया। इसको प्लीज अपनी कॉपीज में हाथ के बनाते चलिएगा बेटा। रॉयल बंगाल टाइगर्स की वो प्रजाति है, बिग कैट्स की वो प्रजाति है जो समुद्रों के ब्रैकिश वाटर में स्विम कर सकती है। नहीं तो मैं आपको बता दूं, बिग कैट्स की कोई भी प्रजाति ओशनिक वाटर में स्विम नहीं कर सकती, दे कैन स्विम।
नाइट विजन कैमरा भगवान ने इनकी आंखों में इंस्टॉल करके भेजा है, रात को 4 गुना अच्छा देख सकते हैं इन कंपैरिजन टू डे टाइम। तो बेहतरीन लोग हैं। हटा दूं बेटा ये मैप सुंदरबन डेल्टा का पूरा। चलिए जी नेक्स्ट, अब आगे चल रहे हैं, बैक टू द स्लाइड। तो ये रिवर गंगा के बारे में था, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि रिवर गंगा जो है ये इंडिया की इकोनॉमी को फिक्स करती है, बहुत सारे स्टेट्स में से होकर निकलती है। इसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट। उसके बाद इंडिया का सबसे छोटा और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता दूं। इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का कच्छ। कितना बड़ा है? 45,652 स्क्वायर किलोमीटर का डिस्टेंस है, का एरिया है कच्छ का। 45,652 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है कच्छ डिस्ट्रिक्ट का। और इंडिया का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है माहे। माहे डिस्ट्रिक्ट इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट है, मात्र 9 किलोमीटर स्क्वायर का डिस्टेंस है, मतलब शुरू होते ही खत्म। अब ये माहे डिस्ट्रिक्ट किस में आता है, जल्दी से इसको एक बार देख लेते हैं बेटा। बहुत सारे लोगों से अगर मैं पूछूं सर पुडुचेरी इंडिया में कितने हैं, तो आप बोलोगे एक ही तो होगा बे, और कितने होंगे? भाई साहब पुडुचेरी के बारे में अगर नहीं पता तो देख लो, पुडुचेरी इंडिया में 4 है। 4 पोर्शंस को मिला दो तो एक पुडुचेरी बनता है। हाँ, कौन से 4 पोर्शन है आइए बात करते हैं। सबसे पहला पुडुचेरी ये रहा, इसको कहते हैं यनम। दूसरा पुडुचेरी ये रहा, इसका नाम पुडुचेरी का पुडुचेरी ही है। तीसरा पुडुचेरी ये रहा, इसको बोलते हैं कराईकल। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पुडुचेरी। पुडुचेरी के डिस्ट्रिक्ट्स। और पुडुचेरी के भारत में 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मतलब 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पुडुचेरी के। और चौथा डिस्ट्रिक्ट है ये रहा, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है माहे। अब देखने वाली बात यहां पर क्या है कि ये चारों मिलाकर पुडुचेरी बनते हैं, बट ये चारों इंडिया के 3 स्टेट्स में आते हैं और अलग अलग पार्ट पर है। सबसे पहले यनम की बात कर लूं, यनम आता है आंध्र प्रदेश। वैसे पुडुचेरी कराईकल दोनों तमिलनाडु में आते हैं। और माहे की बात कर लूं तो माहे आता है केरला में। अब पुडुचेरी किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता है? भले तुम माहे रहते हो फिर भी पुडुचेरी मद्रास हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आएगा। यहां पर एक पॉइंट डाल दे रहा हूं, पुडुचेरी कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, मतलब तमिलनाडु हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट तमिलनाडु का हाई कोर्ट है। तो क्या माहे में बैठे इस इंसान को चेन्नई ट्रेवल करना पड़ेगा? नहीं सर, हर हाई कोर्ट की बेंचेस होती हैं जिसको पीठ कहते हैं। तो मद्रास हाई कोर्ट की बेंच माहे में भी है, तो माहे के लोगों को चेन्नई ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है। इंडिया का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट माहे है, आता केरला में, बट केरला में काउंट नहीं होता। ये डिस्ट्रिक्ट पुडुचेरी में काउंट होता है। पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है। इंडिया का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट गुजरात का कच्छ है। तो इंडिया का स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट के बारे में मुझे बताना था, तो मैंने ये मैप आपके लिए बना दिया। ये मैप भी ड्रॉ कर लेना एक बार। अब आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 18th पॉइंट। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था ना अभी, कि यूनेस्को के द्वारा घोषित वर्ल्ड हेरिटेज साइट सुंदरबंस 10,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। सुंदरबन डेल्टा 2 चीजों के लिए फेमस है, मैनग्रोव फॉरेस्ट, रॉयल बंगाल टाइगर। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा अगर कोई है, भारत का तो खैर है ही है, तो सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा 40 और 60% बटा हुआ है। 40% सुंदरबन डेल्टा इंडिया के पास है और 60% सुंदरबन डेल्टा बांग्लादेश के पास है। ठीक है जी, तो 40-60% में सुंदरबन डेल्टा बटा हुआ है। अब मैं आगे बात कर रहा हूं, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला पॉइंट आ गया इंडिया के बिल्कुल सेंटर से होकर निकलने वाली ये लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट अगर जाओ तो सबसे पहला स्टेट आपको दिखेगा गुजरात, फिर दिखा राजस्थान, फिर आपको मध्य प्रदेश, उसके बगल में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के पास झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो इंडिया के ये 8 स्टेट्स हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बिल्कुल मिडल से होकर निकलता है।
तो कौन कौन से स्टेट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लोकेटेड है, एक बार इसको देख लेना। अब आगे इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास आ जाता है। इंडिया के बिल्कुल अगर आप देखें तो यूपी के ईस्ट से होकर निकलने वाली लाइन आईएसटी जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट पर है, देख रहे हो, और ये 90 डिग्री ईस्ट, ये वाली लाइन ये बांग्लादेश का टाइम जोन है। दिस इज बांग्लादेश टाइम जोन, ये लाइन बांग्लादेश का टाइम जोन है, और ये 82.5 डिग्री वाली लाइन ये वाली, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। तो ये इंडिया का टाइम जोन है जिसको आईएसटी कहते हैं। ऑल ओवर इंडिया टाइम जो है वो इसी लाइन के हिसाब से कैलकुलेट होता है। इसीलिए भले ही तुम अरुणाचल में हो, भले ही तुम गुजरात के गांधीनगर में हो, तमिलनाडु के चेन्नई में हो, यूपी के लखनऊ में हो, बिहार के पटना में, या झारखंड के रांची में, या छत्तीसगढ़ के रायपुर में हो, हर जगह आपको इस समय टाइम 11:47 ही देखने को मिलेगा। जबकि हमको ये बात पता है कि सर 1 डिग्री के भी ईस्ट या वेस्ट होने पर 4 मिनट का फर्क वॉच पर पड़ना चाहिए, बट यहां पर क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि उसी फर्क को एलिमिनेट करने के लिए कंट्री टाइम जोन्स बनाती है। इंडिया का केवल एक ही टाइम जोन है और अभी तक एक ही टाइम जोन से काम चल रहा है। बांग्लादेश का टाइम जोन 90 डिग्री है, बांग्लादेश का टाइम जोन 90 डिग्री है, और मैंने क्या बोला, 1 डिग्री पर 4 मिनट का फर्क पड़ता है। बांग्लादेश का टाइम जोन है 90 डिग्री, तुम्हारा टाइम जोन है 82.5 डिग्री, तो 90 माइनस 82 कर लो, 82.5, 7.5 हो गया। 7.5 डिग्री का मतलब कितना मिनट? अगर 1 डिग्री में 4 मिनट है तो 7.5 डिग्री में कितने मिनट हो गए? 7 डिग्री में हो गए 28 मिनट, 0.5 डिग्री में हो गए 2 मिनट, मतलब 30 मिनट। बांग्लादेश इंडिया के टाइम से 30 मिनट आगे चलता है। क्या बोला था? जो पार्ट ईस्ट में होते हैं वो टाइम में एडवांस चलते हैं ना, तो बांग्लादेश इसलिए इंडिया से आ गया। जबकि आप देखो पूरा बांग्लादेश हर तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश जबकि बांग्लादेश के टाइम जोन से आगे होना चाहिए, फिर भी अरुणाचल प्रदेश का टाइम अभी 11:50 हो रहा होगा, और बांग्लादेश पीछे होकर भी यहां पर टाइम 12:20 हो रहे होंगे। क्यों सर? ऐसा क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का टाइम एक्चुअली ये लखनऊ वाली टाइम जोन से कैलकुलेट हो रहा है, और ये 82.5 डिग्री वाली लाइन बांग्लादेश से वेस्ट में है, पीछे है। इसलिए इंडिया के ये पार्ट्स बांग्लादेश से आगे होते हुए भी बांग्लादेश के टाइम से पीछे है। तो इस तरीके से आप लोगों ने टाइम कैलकुलेट किया था बेटा। ये 5:30 GMT जो है ना बेटा एसबी, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप समझेंगे मेरे साथ। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है, इसलिए मैं यहां पर नहीं समझा रहा हूं फिलहाल। ये ग्रीनविच मीन टाइम है, GMT। प्राइम मेरिडियन को बोलते हैं सर इसे, प्राइम मेरिडियन लाइन जो ब्रिटेन के ऊपर से निकलती है। तो इंडिया की लाइन है 82.5 डिग्री ईस्ट। मैं वही अब आपको समझा देता हूं। जो कंट्रीज बेटा ये समझ लो, जो कंट्रीज ईस्ट में होगी ना वो टाइम में एडवांस चलेंगी, जो वेस्ट में होंगी वो टाइम में पीछे चलेंगी। ये लाइन है 0 डिग्री जो निकलता है ब्रिटेन के एक लैब से। लैब का नाम है ग्रीनविच लैब, लैब का नाम है ग्रीनविच लैब, इसलिए इसका लाइन का नाम पड़ गया GMT लाइन। GMT मतलब ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन। अब इंडिया का टाइम जोन है 82.5 डिग्री, ये है 0 डिग्री। 0 डिग्री से 82.5 डिग्री में कितना डिस्टेंस हो गया? डिस्टेंस हो गया 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री को कन्वर्ट करो आप आवर्स और मिनट्स में। याद रहे कि 1 मिनट में 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। करो कन्वर्ट, 82 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, आपके सामने कर देता हूं चलो। 82 को आप मल्टीप्लाई कर दो 4 से तो आंसर आएगा 338, 328 मिनट्स। ठीक है, 328 मिनट्स। और 0.5 का मतलब, अगर 1 डिग्री में 4 मिनट है तो 0.5 में मतलब 2 मिनट।
तो 328 प्लस 2 330 मिनट। अब ये 330 मिनट को आप लोगों को डिवाइड कर देना है आवर्स में। हमको पता है कि 1 घंटे में होते हैं कितने, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, सिंपल सी बात। तो 6 इंटू 5 कितना हो गया, 6 इंटू 5 हो गया अपना 300, मतलब 300 मिनट का मतलब 5 घंटा। तो 330 में से आपने 300 मिनट निकाल दिए तो 5 घंटा हो गया, और बचे कितने, बचे 30 मिनट। तो 5 घंटा 30 मिनट, 5.5 घंटा हो गया। अब क्योंकि इंडिया जो है वो जीएमटी लाइन से ईस्ट में है, अभी बोला था ईस्ट में टाइम एडवांस चलता है, तो जो टाइम इस समय ब्रिटेन में हो रहा होगा ना, हमारे भारत में 5.5 घंटे आगे चल रहा होगा। इसका मतलब ये है बेटा। और समझने के लिए ना एक बार वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास देख लेना बेटा, जो पढ़ चुके हैं उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, शायद आपको भी थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा कि 1 डिग्री में 4 मिनट्स होते हैं। तो इंडिया की टाइम जोन है 82.5 डिग्री, जीएमटी का मतलब होता है 0 डिग्री। 0 डिग्री से इंडिया के टाइम जोन के बीच में गैप हो गया 82.5 डिग्री का। 82.5 डिग्री को मैंने मल्टीप्लाई करा 4 मिनट से, 82 को मल्टीप्लाई किया 4 मिनट से 328 आया। 0.5 का मतलब होता है 2 मिनट, तो 328 प्लस 2 330 मिनट। 330 मिनट को मैंने कन्वर्ट करा घंटों में, तो मुझे पता है 300 मिनट का मतलब 5 घंटा। तो 300 मिनट की जगह मैंने 5 आवर्स लिख दिया, 30 मिनट्स तो अलग से लिख ही दिए, तो 5 आवर्स 30 मिनट्स। अब ये इंडिया प्लस में चलेगा या माइनस में, तो मैंने बोला कि हम जीएमटी के ईस्ट में है, जितना जो कंट्री ईस्ट में होती है वो टाइम में आगे चलती है, तो इंडिया इसलिए जीएमटी के टाइम से एडवांस चलता है, आगे चलता है। इसका मतलब ये है। अब इंडिया का ये टाइम जोन कितने स्टेट्स के ऊपर से होकर निकलता है, तो यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इंडिया के केवल 5 स्टेट्स के ऊपर से इंडिया का टाइम जोन पास होता है। समझ में आ गया बेटा आपको? एसवी थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा या बिल्कुल नहीं आया? मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप वर्ल्ड ज्योग्राफी की सेकंड क्लास देखें बेटा, सेकंड ऑनवर्ड्स। ठीक है बेटा, सेकंड क्लास वर्ल्ड ज्योग्राफी की अपलोडेड है पोर्टल पर, आप एक बार उसको देखें। आगे बात करते हैं। तो ये इंडिया के टाइम जोन के हिसाब से हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट क्लास का टॉपिक रहेगा, इसको नोट कर लेना, इंडिया एंड इंटरनेशनल बॉर्डर्स। इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर, ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। इंडिया 7 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि कौन सी कंट्री के साथ जो बॉर्डर है हमारा, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इन 7 कंट्रीज में से एक बॉर्डर ऐसा है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इस मैप को अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आपको सेंटर में दिखेगा हरियाणा, फिर दिल्ली, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, और फिर ये आपको दिखा रहा है झारखंड। इंडिया के ये 5 स्टेट्स ऐसे हैं जिनका ना तो कोई बॉर्डर है और ना ही ये कोस्टल लाइन शेयर करते हैं। मतलब ना ये 5 स्टेट्स कोस्ट पर है और ना ही इनके पास कोई बॉर्डर है। 5 के अलावा 6 और ले लेना, 6 स्टेट्स हो जाएंगे। एक तेलंगाना भी है इसमें, क्योंकि मैप थोड़ा पुराना है। क्यों? क्योंकि इसमें अभी वो जम्मू कश्मीर का बंटवारा भी नहीं दिखा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हो गए। तो मेरे को अभी यही मिला, तो मैंने यही कट कॉपी पेस्ट कर दिया। तो यहां पर 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोग एक बार अगर लिख लेंगे मेरे साथ तो बढ़िया हो जाएगा। इंडिया के ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं? स्टेट्स ऑफ इंडिया जो ना तो किसी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, नो बॉर्डर एंड नो कोस्ट लाइन, और ना ही उनके पास कोई कोस्ट है। तो हरियाणा उसमें से एक है, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। इन टोटल इंडिया के ये 6 स्टेट्स ऐसे हैं, प्लस यूनियन टेरिटरी, जो ना तो किसी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती है और ना ही ये नीचे कोस्ट, मतलब ना इनके पास कोई कोस्ट है। इंडिया 7 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, चाइना, बांग्लादेश, जिसमें सबसे ज्यादा अगर हम देखें ना, अगर हम बात करें कि भाई ऑर्डर के हिसाब से बताइए सबसे ज्यादा बॉर्डर किससे शेयर करता है, तो लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश से। सेकेंड लार्जेस्ट बॉर्डर हम शेयर करते हैं चाइना से, सेकेंड लार्जेस्ट बॉर्डर। उसके बाद थर्ड लार्जेस्ट बॉर्डर पाकिस्तान, नेपाल, 5th म्यांमार, 6th भूटान, और सबसे छोटा बॉर्डर हमारा अफगानिस्तान के साथ लगता है। ये चाइना बांग्लादेश को थोड़ा ऊपर नीचे कर देना, मैंने गलती से नीचे ऊपर कर दिया।
चाइना पहले कर दिया, बांग्लादेश बाद में, इसको ऊपर नीचे आप एक बार समझे। बांग्लादेश के साथ आपका हाईएस्ट लाइक बॉर्डर लाइन जो हमारी लगती है बांग्लादेश के साथ लगती है, और सेकंड लार्जेस्ट हम लोग बॉर्डर चाइना के साथ शेयर करते हैं। अब ये कैसे पढ़ेंगे हम लोग? हम ये पढ़ेंगे कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स इन बॉर्डर पर लगते हैं और कौन कौन सा स्टेट किस कंट्री के बॉर्डर के साथ कितना किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। तो ये सारी चीजें होंगी जो आप मेरे साथ पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच, गुड बाय। जिन बच्चों की आज पहली क्लास थी बेटा, आप एक बार प्रीवियस वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस को चेकआउट कीजिए, रिवीजन क्लासेस में आप दोबारा मेरे को देखेंगे। फिलहाल आज इतना ही। इंडियन ज्योग्राफी खत्म होती है मैं आपका इकोनॉमिक्स शुरू कर दूंगा, एंड इकोनॉमिक्स वुड बी माय लास्ट टॉपिक फॉर द जीएस इन जुडिशरी। उसके बाद अपन लोग रिवीजन शुरू करेंगे, या जो भी आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से बता दिया जाएगा। जो बच्चे नए हैं ऑफ कोर्स उनके साथ रिवीजन होगा। तो फिलहाल आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही। जीएस में मेरे हिसाब से इससे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के जुडिशरी में नहीं बनेंगे। आई हैव टॉट यू द बेस्ट जितना फिलहाल आता है। उसके बाद तो बेटा देखिए आपकी मेहनत है, आप कितने क्वेश्चन आंसर लगाते हैं, कितने मॉक टेस्ट आप देते हैं। हर मॉक टेस्ट में कुछ कुछ क्वेश्चन अलग मिलेगा, कुछ डाउट्स आपके पास आएंगे। धन्यवाद। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट ट्यूसडे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।